बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं रीत सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चर्ड। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइस, आज हमने न्यू नावल स्टार्ट करना है और ये वाला जो नावल है ये रिक्वेस्ट बेस्ड है। अब मुझे नाम नहीं याद कि किसने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन मुझे इसकी 2-3 बार रिक्वेस्ट आई थी। तो अभी हम न्यू नावल स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चर्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूला करें। इस अभी तक चले हम चलते हैं उधर की तरफ, एपिसोड की तरफ। ओफो सोनिया, बस भी करो यार, ख़त्म करो ये रोने धोने का प्रोग्राम, बहुत हो चुका, बोर करके रखती है। इसकी कुव्वत बर्दाश्त जब जवाब देगी तो बेजारी से बोल पड़ी। पिछले 20 मिनटों से सोनिया अपने रुमाल से ना कर करती हुई मुसलसल सूख सूख किए जा रही थी और वो मूंगफली छील छील कर खाते हुए से घूर रही थी। कितनी कठोर हो तुम जालिम, खुद को मेरी सहेली कहती हो, मेरी जान पर बनी हो, तुमको ज़रा भी परवाह नहीं। वो मन से मूंगफलियाँ खा रही हो। सोनी ने गुस्से में आके अपनी सुर्ख नाक को जोर से रगड़ते हुए शिकायत भी कर दी। की लगी, ये लो भाई, मुसीबत तो तुमने बस ज़बरदस्ती बना रखी है। बहुत सालों सी बात है, तुम हो कि ख्वाम का इसे जानकर रोक बना बैठी हो। वो बड़े इत्मीनान से मूंगफलियों पर हाथ साफ करते हुए कह रही थी। जालिम, कठोर, संगदिल। सोनी ने बड़ी फराक दिली से इसे खताबात से नवाजा। बस बस, इतना काफ़ी है। इसने हाथ उठाकर गोया बस करने की ताकीद कर दी। कुछ करो ना प्लीज़। सोनी ने टप टप गिरते आंसुओं को दुपट्टे से पहुंचा। मैं क्या कर सकती हूँ, अब तो जो करना होगा जफ़र भाई करेंगे। इसे शोकी से कर सोनी ने पाशा का कुशन कुशन खींच कर इसे दे मारा, जो सीधा इसकी झोली में गिरा। उसकी गोद में रखी मूंगफलियों के छिलकों से भरी प्लेट कलीन पर सजदा रेज होगी। ओहो, हुन चुकेगा कौन? क्या बड़े जुल्म कहता सोनी ने। ये क्या किया जालिम लड़की, अब ये कूड़ा कौन उठाएगा? वह तजाद ने चिल्लाई। देखिए मेरे वाला सवाल तुम। सोनी ने बहुत इत्मीनान से कहा। कैसी लड़की है ये? इसने पेशानी पर हाथ मारा, झुक कर छिलके प्लेट में डालने लगी। प्लीज़ महरू, बताओ ना, मैं क्या करूँ? सोनी का राग फिर शुरू हो गया। शादी कर लो चुपचाप। बहुत इत्मीनान से जवाब मौसूल हुआ। मेहरू? सोनी ने इस पर मुठ्ठियाँ भेज कर दांत पीसते हुए से देखा। मुझे अपना नाम मालूम है, वो सादगी से बोली। मैं गला दबा दूंगी तुम्हारा। सोनी की बर्दाश्त की ताकत जवाब देने लगी। क्यों भरी जवानी में मुझे मौत की नींद सुनाना चाहती हो? अभी तो मैंने दुनिया भी नहीं देखी। वो भला कहाँ पास आने वाली थी? सोनी ने बेबसी से देखा और फिर घुटनों में सर देकर फूट फूट कर रोने लगी। तो मेहरुनिसा को इस पर तरस आ गया। इसने छिलकों से भरी प्लेट एक तरफ रखी और हाथ झाड़ती हुई इसके पास आ गई। यकीन जानो सोनी, ज़फ़रियाब खान बहुत ही सुलझे और अच्छे इंसान है। मैं खुद नफस पर नफीस इनसे शर्फ मुलाकात हासिल कर चुकी हूँ। इन जैसे मन बहुत कम देखने में आते हैं। वो इसके शाने पर हाथ रखकर कहने लगी। मगर कम अज़ कम मुझसे पूछना तो चाहिए था, मेरी मर्जी तो मालूम करनी चाहिए थी। इसने शाकी नज़रों से इसे देखा। लो और सुनो, जब डॉक्टर साहब का प्रपोजल तुम्हारे लिए आया था तो क्या पिया ने तुमसे पूछा नहीं था? इन्होंने तुमको डॉक्टर ज़फ़रियाब खान के मुतालिक बताया नहीं था? महरू ने से घूरा। हाँ, वो तो अपिया ने सिर्फ इतना कहा था कि इनका रिश्ता है और अम्मी अबू ने हाँ भी कह दिया। गोया सिर्फ इतला दी थी अपिया ने। सोनी ने अपनी नाक सुकेड़ी। शुक्र करो कि तुम्हें इतना भी बता दिया, वरना फैमिली में कितनी ऐसी मिसालें हैं कि लड़कियों को इतना भी नहीं बताया जाता कि इनकी तकदीर जिस बंदे से बांधी जा रही है वो है कौन। या क्या तुम अपने ख़ानदान के रवाजों से वाकिफ़ नहीं हो? यहाँ लड़की की शादी करते वक्त इसकी मर्ज़ी मालूम करने का रवाज नहीं है, क्योंकि बुजुर्गों को अपने किए गए फ़ैसलों पर भरोसा होता है कि इनके फ़ैसले कभी भी गलत नहीं हो सकते। और ये बात दुरुस्त भी है मेरी बहन, हमारे बड़े बहुत जहांदीदा, बहुत तजर्बाकार, बहुत ज़माना शनास होते हैं। हमें इनके फ़ैसलों का एहतराम करना चाहिए, इसी में हमारी भलाई होती है। तुम देख लो अपनी नाजोबाजी, समीन आपी आपमा, सतवत बज्जो और दूसरी लड़कियों की शादियाँ भी बुजुर्गों ने ही तय की थी। इनसे तो पूछा भी ना गया था। इन्होंने भी खुशी खुशी बुजुर्गों के फैसलों पर सर झुका लिया। अब देखो माशाल्लाह, सबकी सब कितनी खुश हैं अपने अपने घरों में। वो इस पर खासी संजीदगी से समझा रही थी। तुम कैसे कह सकती हो अपने अपने घरों में खुश है? हो सकता है कि इन्हें कोई दुख हो जिसे वो छुपाने की कोशिश करती हो। सोनी ने इख्तिलाफ किया। खुशी अगर दिलों की हो तो वो चेहरों से आया हो जाती है। तुमने देखा नहीं, वो सबकी सब माशाल्लाह कितनी खुश है। इनके चमकते हुए चेहरों से इनकी खुशियाँ आया होती हैं। रहा सवाल गम का, तो छोटे मोटे दुख तो हर इंसान की ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा होते हैं। किसी की भी ज़िंदगी बिल्कुल शफाफ कभी नहीं होती कि मुकम्मल जहाँ तो किसी को भी नहीं मिला। तुम कौम को अपनी एनर्जी वेस्ट ना करो, फजूल टेंशन ले रही हो। खुश रहो और खाओ पियो। शादी में सिर्फ 1 हफ्ता बाकी रह गया। मेहरू ने होले होले से समझाया। मगर फिर भी मेहरू, मैं यही कहूँगी कि बेशक रिश्ते बुजुर्ग तय करें, मगर पाला ही पाला बच्चों पर फैसले मुसल्लत ना करें। बल्कि इनसे पूछना तो चाहिए कि हक तो हमें हमारे मज़हब ने दिया। सोनी ने दुपट्टे से अपनी आंखें साफ करते हुए आहिस्तगी से कहा। हाँ, तुम्हारी इस बात में 100% मुत्तफिक हूँ। इसने सर हिलाया। मैंने तो इनको देखा तक नहीं है, जाने मजाज के कैसे वो फिक्रमंद थी। मेहरू ने मुस्कुरा कर इसे अपने साथ लगा लिया। मैं मिली हूँ ना इनसे, बहुत नाइस है। मेहरू ने सोनी की फीकी आंखों को अपनी दूधिया उंगलियों से पहुंचा। इसी वक्त सदर दरवाजे से तलुई जैसे इसकी निगाह सोनी के रोए रहे चेहरे पर पड़ी, वो उल्टे कदम लौट गई।
लो भाई, अब तो बीबीसी ने अवाम को तुम्हारी गिरियावजारी करने की खबर सुना दी होगी। अब तुम शराफत से रोना धोना बंद करो, समझी? महरू ने से घूरा। जालिम समाज रोने भी नहीं देता। सोनी रोते रोते शिकवा के नवी। अच्छा मेहरू, अगर तुम्हारी शादी में तुमसे ना पूछा गया तो? सोनी ने अचानक पूछा तो लम्हा भर के वो ठिठकी, मगर फिर खुद को संभाल लिया। मेरी बारी आएगी तो देखा जाएगा, इसने टालने वाले अंदाज में जवाब दिया। अच्छा मेहरू, इनको तुमने देखा हुआ है? देखने में कैसे लगते हैं? ओ सोनी, कितनी बार बताया कि बहुत अच्छे हैं, बहुत क्यूट है। ज़रा शादी हो जाए ना तो सुबह शाम बैठी इनको तकती रहना, यकीन जानो नज़र सैर नहीं होगी। वो इसको छेड़ने लगी तो सोनी ने उसे घूरा। ऐसी जालिम नज़रों से ना करो, तुम्हारी शादी अटेंड करने की हसरत दिल में लेकर ही ना मर जाऊँ। इसने मसनूई घबराहट को पर तारी की। अल्लाह करे तुम्हारी शादी जल्दी हो जाए, फिर गिन गिन कर लूँगी तुमसे बदले। सोनी ने बड़ी खूबसूरत बद्दुआ दी। आमीन, जवाब में से लंबी सी आमीन की। बड़ी बेशरम हो गई हो, सोनी मुस्कुरा के बोली और साथ ही इसके एक हाथ चढ़ दिया। सोबत का असर है, वो बरजस्ता बोली। ठहरो ज़रा, तुम करती हूँ मैं चची जान से बात। तुम्हें भी किसी खोंटे से बांधने की तैयारियां करें, इसने धमकी दी। किसी खोंटे की क्या ज़रूरत है, खोंटा तो घर में मौजूद है, इसने दिल ही दिल में सोचा और लब मुस्कुरा दी। ये आप मुस्कुराया जा रहा है, क्या चक्कर है? सोनी ने कान खींचे। तुम्हारी शादी हो रही ना, इसलिए तुमको हर तरफ चक्कर ही चक्कर नजर आने लगे। मेहरू ने इसका मुँह चिढ़ाया। टालो मत मुझे। सोनी ने गहरी नज़रों से उसे देखा, जैसे इसके चेहरे पर कुछ पढ़ने की कोशिश करी। कुछ नहीं, यूं ही तुम सीरियस मत बनो, वो झल्ला कर बोली। इसका मतलब है वाकई कोई चक्कर है। सोनी का शक यकीन में बदलने लगा। तौबा है, तुमसे भी खोजी हो पूरी। जफर भाई की तो खैर नहीं है अब। वो हंस पड़ी। हाँ देखा ना, मेरा शक गलत नहीं था। कौन है वो? सोनी भी फातिहाना अंदाज में मुस्कुराई, लेकिन इससे पहले कि वो कोई जवाब देती दरवाजे पर फौज ने अटैक कर दिया। है अरे हम तक तो खबर पहुंची थी कि यहाँ सैलाब आया हुआ है। गरज चमक के साथ बारिश भी मूसलाधार हो रही है, लेकिन यहाँ तो मतला साफ है, बल्कि नहायत खुशगवार है। कहाँ है ये सदफ की बच्ची? ज़रा इसे हमारे हुजूर तो पेश करो कोताल। हम इस गुस्ताख को अमन अमान में खलल डालने की जुर्म की सज़ा देंगे। अफवाहें फैलाकर फिजा मक्तर करना चाहती है। बारी की शहाना आवाज़ पर सोनी और मेहरू दरवाजे की तरफ देखने लगी। बारी दरवाजे के बीचों बीच उस्तादा था, जबकि इसके पीछे बहुत सारे सर नजर आ रहे थे, जिसमें सदफ का सर नुमाया था। तो अफवाहों पर कान क्यों धरते हैं आलम पना? इमरान की मौतवाना आवाज़ अकब से सुनाई दी। यहाँ का मौसम बिल्कुल ठीक है, तुम सब जा सकते हो। बारी ने पीछे खड़े दरबारियों को इशारा किया। जो हुक्म आलम पना। हुक्म मिलते ही सारे दरबारी अड़ंचू हो गए। बारी आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अंदर आ गया और सोनी से ज़रा फासले पर बैठ गया। क्यों रुला रही थी अब मेरी बहन को? वो बराह रास्त मेहरू से मुखातिब था। आपकी बहन के टस्वे बहाने का शौक है, मैं नहीं रुला रही थी इसे, वो जलकर बोली। अरे भाई ये कैसा शौक हुआ? हमारे प्यारे दुल्हा भाई को आपका ये शौक बहुत गना गुजरेगा, वो बराह रास्त सोनी से मुखातिब हुआ। बच्चा भी आपके दुल्हा भाई ही है, मेहरू ने दुल्हा भाई पर जोर देते हुए कहा। हालांकि सोनी ने आंखों के इशारे से कुछ कहने से रोकने की कोशिश की, लेकिन वो साफ नज़रअंदाज करी। क्यों? इस पर बारी हकीकी हैरान हुआ था। इसकी हैरानगी में तशवीश का अंसर साफ झलक रहा था। वो इसलिए कि ताइमी वगैरह ने जफ़र भाई की तस्वीर इन्हें नहीं दिखाई थी, और ये मोहतरमा इस खौफ में मुब्तला कि अगर जफ़र भाई किसी भंगी चमार की कॉपी हुए खुदा ना ख्वास्ता तो इनका क्या बनेगा। हालांकि मैं बारहा यकीन दिला चुकी हूँ कि जफ़र भाई किसी गुलफाम से कम नहीं, मगर ये मानती नहीं। अब समझाएं इनको। मेहरू ने अपनी जगह से उठते हुए कहा और साथ ही मेज़ पर रखे जग में से पानी गिलास में डेलर घूंट घूंट पीने लगी। मैंने ये कब कहा कि वो भंगी चमार है? मैं तो सोनी अपनी धुन में पहले तो बोलती गई, लेकिन फिर एकदम बड़े भाई का ख्याल आया तो जुबान दांतों में दब लगी। ओहो यार, इतनी सी बात के लिए अपनी एनर्जी वेस्ट कर दी तुमने। मुझे तुमसे इतनी बेवकूफ़ी की उम्मीद ना थी। बारी को जैसे अफसोस हुआ। भाई ये मोहतरमा वाकई दुरुस्त कह रही है। डॉक्टर ज़फ़रियाब साहब नहायत मकबूल बंदे, हाथ पैर नाक कान सब बराबर है, बाल भी फिलहाल पूरे हैं। बात कल बच्चा कुछ करता नहीं कि रहते हैं या बिल्कुल ही सफाचट हो जाते हैं। वो नहायत संजीदगी से बोल रहा था। सोनी और मेहरू हैरत से देख रही थी। इसकी आखिरी बात इसके सर पर से गुजर गई। वो क्यों? सोनी ने बेसाख्ता भोलपन से पूछा। वो इसलिए मेरी भोली बहन के अक्सर शरीफ शोहरों के अच्छे खासे बाल शादी के बाद खासे कम हो जाते हैं, या फिर बिल्कुल ही सफा चट। बीवियों की ऊंची हील अपना काम दिखा जाती है ना। इसके लहजे में शरारत भरी थी। मेहरू बेसाख्ता हंस पड़ी, जबकि वो बुरी तरह चौंकी। क्या मैं आपको ऐसी लगती हूँ भाई? वो मसनूई खफकी से बोली। बिल्कुल नहीं, मैं जफ़र साहब से यही तो कह रहा था कि आप अपने बालों की तरफ से बिल्कुल बेफिक्र है। बेफिक्र हो जाए, क्योंकि हमारी सोनी ऊंची हील का सैंडल इस्तेमाल नहीं करती। नहायत संजीदगी से जवाब मिला। भाई, वो एहतजाजन चीखी। जी बेटा जान, बहुत शफकत से बोला। इसी वक्त कामरान ने दरवाजे से सर निकाला। आप अभी तक यही हैं? एक तो इस कौम को चैन नहीं। बारी बड़बड़ाया। अभी तक वैसे मुझे कहानी की समझ नहीं आई। शादी वाले घर और मछली बाजार में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है। करीबी और दूर पार के सभी मेहमान इस वक्त अफंदी मंजिल में मौजूद थे और भांत भांत की बोलियाँ बोल रहे थे। कसमें गलत सही की है। बच्चों ने अलग गलगपाड़ा मचा रखा था। जो बच्चे हैं ना, असल जो कर दे है ना, आय हाय मैं समझ सकती हूँ। ऊपर से लड़कियों ने ढोल पीट पीट कर पूरा घर सर पर उठा रखा था। रही से कसर भांडों ने आके पूरी कर दी। बीजान वो भांड कह रहे हैं कि मलकों की शादी है तो हम तो जोड़े घोड़े मिठाई रुपया सभी लेंगे।
खाला अमीरन ने आके बीजान के आगे दहाई दी। आए हाय अमीरन, इन्हें अंदर किसने आने दिया? बाहर से रुखसत कर देती। बीजान ने डांटा। क्या करूँ बीजान, अब खैर से शादी वाला घर है, कहाँ हर वक्त बंदा घुसा रहता है। दरवाज़ा बंद रह सकता है, खुला दरवाज़ा देकर घुस आए कम वक्त। अच्छा अच्छा, अब ऐसा करो कि वो जो खैरात के जोड़े हैं इनमें से 2 जोड़े और थोड़ी सी मिठाई और चीनी दे दो इन्हें। बीजान ने हदायत दी। अमीरन बाहर चलेगी। मेहरू को इस मखलूक से बहुत डर लगता था। जाने कि वो इन बेज़र से इंसानों को देखकर बुरी तरह खौफज़दा हो जाती थी। इसी वक्त वो अपनी धुन में से इनसे गुजरी थी, इसकी नज़र इन पर नहीं पड़ी। जैसे ही हाँ बीच शहर में पहुंची, इनमें से एक ने जोर से मखसूस लहजे में आवाज़ लगाई, ए माई, ए शहजादी, अरे अल्लाह बात रखे, हमें भी कुछ दे दे। और वो जो जाने किन ख्यालों में थी हकीकतन उछल पड़ी। इसने खौफज़दा सी नज़रों से दाएं जानिब देखा। इनका पूरा गिरोह बैठा था। इसने इन्हें देखते एक चीख मारी और सलपट अंदर कमरे की तरफ भाग गई और कमरे में पहुंचकर दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया। खुद गहरे गहरे सांस लेती हुई दीवार के साथ टेक लगाकर खड़ी होगी। क्या पीछे पागल कुत्ते पड़ गए? बारी की आवाज़ पर वह चौंकी। इसने गर्दन घुमाकर देखा, वो इस्त्री स्टैंड के पास खड़ा अपनी पैंट पर इस्त्री कर रहा था। लबों पर शौक मुस्कान थी। बारी वो आए। इसकी ज़ुबान लड़खड़ा रही थी। कौन? क्या इज़राइल आ गए? नहीं वो। इसने वो पर जोर दिया और बारी समझ गया। प्लीज़ बारी, इन्हें निकालो बाहर, वो इल्तिजाई अंदाज में बोली। तुम्हारा क्या लेते हैं वो बेचारे? थोड़ी खैरात लेंगे और चले जाएंगे। सारा से लहजे में बोला। प्लीज़ बारी, इन्हें निकालो बाहर, मेरी जान चाहती है इनसे। तुम्हें मालूम भी है जाने किसने इन्हें अंदर आने दिया? आज तक ये बात मेरी समझ में नहीं आई कि तुम इन बेचारों से इतना क्यों डरती हो। सच मुझे तो बड़ा तरस आता है, बेचारे किसी को क्या नुकसान पहुंच जाएंगे। वो पलक उतार निकालते हुए कह रहा था। तुमको बड़ी हमदर्दी है ना इनसे, तो इन्हीं के टोले में जाकर शामिल हो जाओ। भुनागी ला हौला वला, कभी सोच समझ कभी मुंह से बात निकाल लिया करो। वो कड़पड़ा के बोला। अच्छा हटो, मुझे तो बाहर जाने दो। इसने अपनी पैंट बाजू पर डाली और दरवाजे की तरफ आया जहाँ वो बंद दरवाजे के सामने थी। अच्छा तो देखो कि वो है या नहीं। एक तरफ हटती हुई बोली। बारी ने दरवाजे की चटखनी खोलकर दरवाजे के दोनों पट खोल दिए। बाहर निकला। है या नहीं? इसने बाहर झांके बगैर पूछा। खुद देख लो आकर। बारी की आवाज़ सुनाई दी। प्लीज़ बारी। इसने रोहानसी होकर मिन्नत की, लेकिन इधर से कोई जवाब न मिला। चंद लम्हे यूं ही खड़े रहने के बाद इसने रहते रहते बाहर झांका तो सेन खा ली था। इसने शुक्र का कलमा अदा कर बारी को कोसती हुई बाहर निकल आई। सामने अमीरा खाला से मतभेड़ होगी। खाला, ये इन भांडों को किसने अंदर छोड़ा था? खुद ही आ गए थे बेटा, आइंदा ना आने पाए। वो बुड़गड़े हुए अंदाज में कहती हुई आगे बढ़ के ये देखे बगैर कि रूबी की चमकती हुई आंखों में शक के साए लहरा रहे हैं। रूबी ने हैंडल दबाया तो दरवाज़ा खुल गया। बड़े आराम से अंदर आई। दरवाज़ा बंद किया, सुकून से चलती हुई कमरे के वस्त में पीछे डबल बेड के नरम फॉर्म पर नीम दराज होगी। इसने कमरे के अतराफ में निगाहें घुमाई। सारा कमरा खाली पड़ा था। बाथरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। इसने इत्मीनान से साइड टेबल पर रखा मैगजीन उठा वर्ड किरदानी करने लगी। कुछ ही देर बाद पानी गिरने की आवाज़ बंद हो गई और चंद लम्हों बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला और वाइट बाथ गाउन पहने गोली से सर रगड़ता बारी सीटी पर कोई प्यारी सी धुन बजाता बाहर निकला। हेलो अब्दुल बारी अफंदी, बहुत प्यार से इसे। वो जो अपनी धुन में था बुरी तरह चौंक गया। इसने मुड़कर बेड की तरफ देखा और इसका गुलाबी रंग कंधारी अनार की तरह सुर्ख हो गया। तुम यू नॉन्स। इसने नहायत गुस्से में तौलिया कालीन पर पटकर वापस बाथरूम में घुस गया। कुछ देर बाद वो बाहर निकला तो इसके कसरती जिस्म पर पैंट और शर्ट मौजूद थी। तुम्हें इतना भी मालूम नहीं कि किसी के कमरे में बिला इजाज़त दाखिल नहीं होते, वो भी एक मर्द के कमरे में। बेहूदगी की भी इंतहा होती है रूबी। गुस्से और शर्मिंदगी से इसका बुरा हाल था। शर्मिंदगी से इस बात पर रोते हुए बेखबरी में से मगर रूबी के सामने ऐसी हालत में चला और गुस्सा से इस दर्जा भी बाकी पर आया था। तुम कोई गैर तो नहीं हो? बेहद अपनायत से बोली। हाँ तेरा खसम आना। देखो रूबी, तुम इसी वक्त यहाँ से दफा हो जाओ, वरना मैं तुम्हें उठाकर कमरे से बाहर फेंक दूंगा, समझी? भरा हुआ घर है, तुम्हें कोई लिहाज पास नहीं है किसी का भी। बारी गजबनाक होकर बोला। क्यों? अब तुमको ये ख्याल क्यों आ रहा है कि कोई तुम्हें देख और मुझे अकेले कमरे में देख लेगा तो क्या सोचेगा? तुमको ये ख्याल इस वक्त क्यों नहीं आया जब अभी कुछ लम्हे पहले तुम और मेहरू नीचे आपा जान के कमरे में बंद? वो तंजिया लहजे में कह रही थी, लेकिन बारी ने इसका जुमला पूरा ही नहीं होने दिया। इसने रूबी को पारू से पकड़कर एक झटके से उठाया, तकरीबन घसीटता हुआ कमरे के दरवाजे तक लाया और बाहर धक्का दे दिया और अंदर से बंद करके चटखनी लगा दी। नॉनसेंस, बेहुदा लड़की। शदीद गुस्से से इसकी कनपटियों की नसें फूलने लगी थी। मेरा काका हिल पे अजय छुट्टा ऐसी एक शायद काका उठ गया। इस लड़की से एलर्जी थी, कहने के तो इन्हीं के ख़ानदान की थी, मगर इसकी कोई बात भी ख़ानदान की दूसरी लड़कियों से मुताबिकत नहीं रखती थी। इसे ज़्यादा गुस्सा इस बात पर आया कि इसने इन दोनों पर शक किया कैसे। ये तो वो भी जानता था कि इसकी ज़हनीत कितनी पस्त है और वो इतना भी कर सकती है, वो सोच भी नहीं सकता था, मगर वैसे लोगों की कभी भी परवाह नहीं करता था, इसलिए इसने किसी भी बात की वजाहत भी करना ज़रूरी न समझा। हेलो, कमरे में दाखिल होते हुए रूबी ने अपने मखसूस अंदाज में कहा तो ढोलक की थाप चेक कर दी। मेहरू समेत सब लड़कियों ने इसे देखा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी मिली जुली जनाना आवाज़ें उभरी। इसने जवाब देने की जहमत न की, बस अपनी मखसूस चाल चलती हुई आगे लड़कियों के वॉल से ज़रा परे हट के बैठ गई। कब आई रूबी?
ज़हरा अपिया ने अपने लंबे बालों का जूड़ा बनाते हुए पूछा। कुछ देर पहले ही, रूबी ने जवाब दिया। मुमानी भी आई है? इन्होंने पूछा। नहीं, वो बिजी थी, कल आएंगी। जवाब देते देते इसकी निगाहों ने महरू के सादा चेहरे का तवाफ किया, जो अभी भी ढोलक की डोरियां कसने में मसरूफ थी। आप लोग सुनाएं, गानों वानों की तैयारियां जारी हैं? इसने सभी को मुखातिब किया, बड़े ज़ोर से, बड़े शोर से। तुम भी आ जाओ मैदान में, ज़मीन आपा ने हस्बे आदत मुस्कुराते हुए कहा। हाँ रूबी, इधर क्यों बैठी हो, यहाँ आ जाओ। अपिया ने भी मेज़बानी के फ़राइज़ निभाए कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। क्यों महरू, बात बनी या नहीं? सितवत बज्जो ने पूछा। नहीं बज्जो, ये कमबख्त तो गई काम से, अब दूसरी मंगवानी पड़ेगी। महरू ने मायूस होकर जवाब दिया। क्या हुआ? रूबी ने पूछा। ढोलक की रस्सी टूट गई थी, ताल ठीक नहीं बैठ रही। हालांकि महरू ने ठीक करने की कोशिश भी की है। गुल्लो ने मायूसी अंदाज में ढोलक की रुदात सुनाई। तो दूसरी मंगवा ले, रूबी ने फ़ौरन हल पेश किया। हाँ, ये तो करना ही होगा। मैं बारी से कहती हूँ कि मुझे ढोलक ला दे और तो कोई काम करेगा ही भी नहीं, महरू ने उठते हुए कहा। हाँ, तुम्हारी बात वो ज़रूर मानेगा, रूबी अजीब से लहजे में बोली, मगर किसी ने ध्यान न दिया। सबकी सुई तो ढोलक में अटकी हुई थी। अभी वो ढोलक उठाकर बाहर निकली थी कि इसे बाड़ी सीढ़ियों से उतरता हुआ नजर आ गया। सुनो, 1 मिनट बारी, महरू ने इसे देखते आवाज़ देकर रोका। वो रुक गया और इसकी तरफ सवाली नज़र से देखने लगा। बाहर जा रहे हो? वो इसके करीब आ गई। सफ़ेद शर्ट और स्याह पैंट में बहुत तरोताज़ा लग रहा था। हाँ, बड़े मशरूफ़ अंदाज में जवाब मिला। मेरा भी एक काम कर दो, इसने लगावट से कहा। बड़े मशरूफ़ अंदाज में जैसे इजाज़त मिली। ये ढोलक ख़राब हो गया, प्लीज़ दूसरी ढोलक ला दो, इसने जल्दी से कहा। क्या क्या तुमने मुझे इतना फालतू समझ रखा कि मैं अपने इतने ज़रूरी काम छोड़कर तुम्हारी ये फजूल काम करूँगा? वो तब क्या, सबके काम करते हो, मैंने एक काम के कहती तो इतने नखरे दिखाने लगे। वो खफकी से बोली। अच्छा लाओ। इसकी नाराज़ नाराज़ सूरत पर इसे प्यार आ गया। ये लो। वो खुश होगी और झट ढोल की इसे थमा दी। वहीं से लानी है जहाँ से ये वाली लाए थे। मगर ये मैं नहीं लाया था, कामी लाया था, इसे मालूम है रास्ता। कहाँ है वो ठहरो, देखती हूँ मैं। और इसने तेरी से कामी की तलाश शुरू कर दी। जल्दी उसे बावर्ची खाने में दस्तयाब हो गए। तुम यहाँ सैंडविचेस पर हाथ साफ करो, चलो मेरे साथ। महरू ने इसका हाथ पकड़ा और खींचती हुई बाहर ले, जबकि वो चिल्लाते रह गया। अरे मेरा सैंडविच, अरे आधा रह गया, वो तो खा लेने दो। मगर वो इसे लेकर सीधी बारी के पास आ गई। इसने ढोल की ज़मीन पर रखी हुई थी। ये रहा कामी, अब ले जाए इसे साथ। इसने कामरान को बारी के दरबार में पेश किया। कहाँ ले जाना है मुझे? कामरान ने ताज्जुब से पूछा। बताता हूँ, पहले ये ढोल की उठाओ। बारी इत्मीनान से बोला। है, मगर क्यों? मैं मुंह खोल कर ज़मीन पर रखी ढोलक को देखने लगा। इसे गले में डालकर तुम पीटोगे और लोग तुम्हारी झोली भरेंगे। महरू ने इसको चिढ़ाया। यह वहशत! कामरान चटपटा गया। यार, ये ढोल की चेंज करानी है, चलो जल्दी करो, मुझे पहले देर हो रही है। बैरी इस पर बेजारी से बोला। मगर मेरा सैंडविच। कामरान को अपना आधा सैंडविच याद आने लगा। जाती है कामरान देना बंदा पूछे हाथ दे अद्धा सैंडविच तो फाड़ लें दो आके खा लेना। हरी अब। बारी कहकर आगे बढ़ के जब मुंह बनाता हुआ ढोल की उठाकर इसके पीछे चलने लगा। बहुत क्यूट लग रहे हो कामी। महरू ने पीछे से आँख लगाई तो कामरान ने मुड़कर इस पर घूरी डाली। मगर वो तो कब की गायब हो चुकी थी। बड़ी देर लगा दी, क्या खुद चली गई थी ढोल की लेने? जिस वक्त वो अंदर आई तो रूबी ने पूछा। नहीं, बारी से कब वो लेने गया। इसने सादा से लहजे में जवाब दिया और आके अपिया के पास बैठ कर इसकी नन्ही मुन्नी गुड़िया को गोद में उठा लिया। बहुत मानता वो तुम्हारी। रूबी का लहजा चुपता हुआ था। इस बार इसने महसूस तो किया, लेकिन परवाह नहीं की कि वो जानती थी इसका लवल है जैसे वो तो सभी की सुनता है। महरू ने संजीदगी से जवाब दिया। एक बात पूछूं महरू? रूबी ने बड़ी गौर से इसे देखा। बारी तो तुमसे खासा बड़ा है, फिर भी तुम इसका नाम लेकर पुकारती हो, इसे तुम कहकर बुलाती, इसे बुरा नहीं लगता? इसमें बुरा लगने की तो कोई बात नहीं। फिर अगर मैं इसका नाम लेकर पुकारती तो क्या हुआ? तुम भी तो इसका नाम से बुलाती हो, हालांकि तुम भी इससे छोटी हो। महरू ने मुस्कुरा कर इसे देखा तो वो चुप हो गई। महरू बेपरवाही से गुड़िया से खेलने लगी, जबकि बाकी लड़कियों ने अपनी भी बोलियां शुरू कर दी थी कि ढोलक के आने तक वक्फा गुफ्तगू था। शादी के हंगामे अरूज पर थे। आज मेहंदी की रस्म थी। सब लड़कियां बालियां शाम की लुड्डी की रिहर्सल करी थी। उफ, मैं तो थक गई भाई, ज़रा दम ले लें फिर शुरू करते हैं। वहीदा बाती थक कर बैठती हुई बोली तो बाकी सारी भी बैठ गई। महरू, तुम्हारे हाथ पैरों में मेहंदी का रंग खूब चढ़ा। अपिया ने इसके दूधिया हाथ पैरों को सताइशी नज़रों से देखा। महरू तो ब्याह, चलो हत्ता तो चलो मेहंदी लगवाना बनता है, कज़न की शादी है, सारे लगवाते हैं घर की शादी में, लेकिन आप पैरा तो केड़ा लगवांदा? सुना है जिसके हाथों पर मेहंदी का रंग खूब चढ़ता है, इसके ससुराल ख़ास तौर पर सास इसे बहुत पसंद करती है। गुल्लो ने अपना इलम बिगाड़ा। फिर तो महरू की बन पड़ेगी भाई, सास की पसंदीदगी बहुत कम लोगों को रास आती है। सितवत बच्चों ने मुस्कुरा के कहा तो महरू मुस्कुराने लगी। अगर चाय का मूड हो तो बनाऊं? इसने पूछा। नेकी और पूछ पूछ, सबने कोरस की सूरत में कहा तो उठकर बाहर निकल आई। इसकी निगाहें इधर उधर भटकी, लेकिन मतलूबा शक्ल को न देखकर मायूस होगी। कितना जी चाह रहा था कि इसे अपनी मेहंदी दिखाओ, इसकी तारीफ करे। वो तो बस इन्हीं दो ख्वाबीदा आंखों की सताइश चाहती थी। ये मेहंदी भी इसने इसकी खातिर लगाई थी। एक बार जब इसने मेहंदी लगाई थी तो इसने कहा था, मेहंदी तुम्हारे हाथों पर खूब सजती है। आज भी वो इसकी पुरसताइश निगाहें देखना चाहती थी, मगर ना मालूम वो सवेरे से कहा था।
नाश्ते के बाद इसकी शक्ल देखने को तरस गई थी। वो किचन में एक बड़े से बर्तन में चाय बनाने के लिए पानी चढ़ाकर खुद कुर्सी पर बैठ गई। यहाँ बैठकर किस मंसूबे पर गौर किया जा रहा है? चल लम्बा बाद वो थम से इसके पास कुर्सी पर बैठते हुए कह रहा था। तुम कहाँ थे सुबह से? इसने सीधे होते हुए पूछा। ज़रा बाहर के काम निपटा रहा था। क्यों? इसने सवाली नजरों से बहरू को देखा। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर सारा घर तुम्हें क्यों काम का कहता है? नौकर हो क्या तुम इन सब के? कोई तुम्हें इंसान ही नहीं समझता। अकेली जान पर इतना बोझ डाल देते सब। तुम थकते नहीं हो? बारी ने गौर से इसका चेहरा देखा। मुलायम चेहरे पर इसके लिए कितनी फिक्रमंदी झलक रही थी। तुम मेरे लिए इतनी परेशान ना हुआ करो। वो मुस्कुराया। अच्छा ये बताओ कि यहाँ क्यों बैठी हो अकेली? चाय बना रही हो, पियोगे? इसने पूछा। कॉफ़ी बना दो, चाय का मूड नहीं है। अच्छा ये बताओ कि ये कैसी लग रही है? इसने मेहंदी से रचे हाथ पैर इसके सामने करते हुए पूछा। बारी ने इसके हाथ और पैरों को देखा। नाजुक नाजुक से हाथ पैर पर दिलकश डिज़ाइन में फूल बूटे बने हुए थे। मेहंदी का सुर्ख सुर्ख रंग इसकी दूधिया जिल्द पर बहुत भला लग रहा था। कम से कम ये औरतों वाली बातें मुझसे तो ना पूछा करो। वैसे तंग करने की गर्ज से बोला। क्यों? तारीफ करने में क्या जाता? क्या मर्द तारीफ नहीं करते? वह तनक कर बोली। ये तारीफ तुम मेरे ही मुंह से क्यों सुनना चाहती हो? बारी ने इसकी आंखों में झांका तो वह गड़बड़ा कर खड़ी हो गई। नहीं करनी तो ना करो तारीफ। मैं ही पागल थी कि तुमसे पूछने लगी। वो चूल्हे की तरफ बढ़ी। एक तो तुम नाराज बड़ी जल्दी हो जाती हो। मैं मजाक कर रहा था। वैसे सच्ची बात तो ये कि मेहंदी का रंग तुम पर इतना खिलता है कि जैसे तुम्हारे लिए बनाया गया। वो गहरे से लहजे में बोला तो महरू के दिल में अजीब सा इत्मीनान उतर आया। वो तो हम जानते हैं। वो इतराई। अच्छा तो फिर मुझसे क्यों पूछा था? बारी ने इसे छेड़ा। आइंदा भूले से भी नहीं पूछूंगी। वो इसे घूरते हुए बोली और पत्ती डालने से पहले खोलता हुआ पानी कॉफ़ी बनाने के लिए लग गया। फिर पत्ती और दूध इकट्ठे देगची में डालने के बाद मग में कॉफ़ी फेंटने लगी, जबकि बारी कॉफ़ी के इंतजार में मेज़ पे जाने लगा। आज लड़के वालों को आना था। मेहमानों की आमदरफ्त शुरू हो चुकी थी। पूरा घर रंगीन कमकों और रोशनियों के दरमियान जगमगा रहा था। घर की बुजुर्ग खवातीन बाहर लॉन में बैठी थी। गेट पर फिर दोस्त चच्ची और ममानी खड़ी मेहमानों का इस्तकबाल कर रही थी। मेहमानों को कुर्सियों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सनोबर चच्ची की थी। अरे बड़ी बहू, ये बच्चियां कहाँ रहेंगी? यहाँ मेहमानों की आमद है, इधर इनका कुछ अता पता ही नहीं। ज़रा मीरन से कहो, कहकर बुलवाओ तो सबको बाहर। जाने कमरे में घुसी क्या करिए? बीजान शहनाज से बोली। जी अच्छा। वो ताबेदारी से कहती हुई उठी और अंदर चली गई। रास्ते में से मीरन खाला पर नजर पड़ी तो आवाज़ दे डाली। अमीरन, ज़रा लड़कियों को तो देखना जाकर। कहना कि जल्दी करें, जफ़र के घर वाले आते ही होंगे। जी बहू बेगम, अभी देखती हूँ। अमीरन अंदर बढ़ गई। बहरू, ज़रा मेरे बालों की फ्रंट चुटियाँ तो बना दो, फिर ये मोती लगा देना। अपियरी से कहा तो वो इनके पास चली और चुटियाँ बनाने लगी। अरे गुल्लो, ज़रा ये दुपट्टा तो ठीक कर दो। मेरा कमबख्त बार बार फिसल के गिर पड़ता है। सदफ अपने रेशमी दुपट्टे से आजिज़ थी। मेरा झुमका किधर चला गया? बच्चों ने दहाई दी। यही होगा, देखे आपके सपूत के हाथ में है। मेहरू ने इनके गोल मटोल बेटे की तरफ इशारा किया। ओ शैतान, इधर लाओ, कहीं तोड़ फोड़ तो नहीं दिया तो? बच्चों ने आके बढ़कर इसके हाथ से झुमका ले लिया। बहरू, तुमने गजरे कहाँ रखे थे? अपिया को अचानक याद आया। इनको मोती के गजरे बेहद पसंद थे। फंक्शन में वो गजरे ज़रूर बनवा कर लगाती थी। इस बार भी इन्होंने बारी से कहलवा कर स्पेशल गजरे बनवाए थे। वो तो मेरे ऊपर फ्रिज में रखे हैं ताकि फ्रेश रहे। इसने चोटी को बल देते हुए बताया। अच्छा तो चंदा ज़रा ले आना, वरना भूल जाएंगे। इन्होंने कहा। अच्छा लाती हूँ, बस ज़रा ये बैंड लगा दूँ। इसने अपिया की चोटी के सिरे पर रबर बैंड लगाते हुए कहा। ठीक बनी है ना? वो चोटी को तनकीदी नजरों से देखती हुई पूछने लगी। A1। अपिया ने इसके रुखसार को छुआ और वो मुस्कुराती हुई बाहर निकलने लगी थी कि हाला मीरन की निगाह पड़ गई। मेहरू, तुम लोग तैयार नहीं हुए अभी तक? वो इससे पूछने लगी। मैं तो तैयार हूँ, बल्कि घंटा भर पहले की तैयार बैठी हूँ। बस इन सब की तैयारी पूरी नहीं हो रही। इसने कमरे की तरफ इशारे के अफरा तफरी फैली हुई थी। अरे बच्चियों, जल्दी करो भाई, नौशा मियाँ के घर वाले आने ही वाले हैं। इन्होंने इतला दी। अरे अच्छा हुआ खाला मीरन की आप आ गई। ज़रा गुड़िया को तो संभालो, मुझे तैयारी नहीं होने दे रही। अपिया ने मौका गनीमत जानकर भां भां सायरन में जाती गुड़िया को इन्हें थमाया। अच्छा मगर तुम लोग भी जल्दी करो। ऐसा ना हो कि दूल्हा वाला यहाँ पहुँच जाए और घर वाले तैयारी ना रह जाए, तैयार ही होते रह जाए। खाला मीरन ने गुड़िया को गोद में उठा लिया। वो गजरों की टोकरी लेने ऊपर आई तो बारी अपने कमरे के दरवाजे में इस्तादा नजर आया। सारे से ब्राउन कलर की शलवार कमीज में वो शर्ट हाथ में लिए खड़ा था। तुम तैयार नहीं हुए अभी तक? फूलों की टोकरी उठाए हुए उसके पास चलिए। नहीं, ये शर्ट इस्त्री करानी थी, खुद ही कर लेता, लेकिन ज़रा जल्दी में बड़े अब्बू ने बुलवाया। वो उजलत में कह रहा था। एक तो बड़े अब्बू का नवाला आपके बगैर हलक से नीचे नहीं उतरता। लाओ मैं कर दूँ इस्त्री, तुम हाजिरी लगवाओ। वो इसके हाथ से शर्ट लेती हुई बोली। पारी थैंक्स कहता हुआ जल्दी जल्दी सीढ़ियाँ फलांगता नीचे उतर गया। वो इसकी शर्ट कांधे पर डाले हाथों में फूलों की टोकरी थामे नीचे आ गई। ये लीजिए अपिया। इसने टोकरी चाहते ही इन्हें थमा दी। ये क्या क्या झाड़ पोंछ शुरू कर दी? सदफ ने इसके शाने पर पड़ी बाड़ी की वाइट शर्ट की तरफ इशारा किया।
बारी की शर्ट है, प्रेस करने को दी है। वो मुस्कुराई। लगता है बारी अपने काम तुम ही से करवाता है। रूबी की आवाज़ कब से सुनाई दी। जी हाँ, क्योंकि इसको मेरे हाथ के काम पसंद है। वो इसे चिढ़ाती हुई बोली। रपिया के होंठों पर बेसाख्ता मुस्कुराहट जाएगी। जबकि रूबी का मूड ख़राब हो गया। मेहरू छपाक से बाहर निकल गई। शर्ट इस्त्री करके वो ऊपर और बिना दस्तक दिए बारी के कमरे में दाखिल होगी। इसका ख्याल था कि वो कमरे में नहीं होगा, लेकिन वो तो सामने अलमारी खोले खड़ा था। इसके जिस्म पर सिर्फ बनियान और पैंट थी। मेहरू इसे इस हालत में देखकर बड़ी तरह खिजल होगी। लाख वो इससे बेतकल्लफ सही, मगर इसको इस हुलिये में देखकर वो शर्मिंदा होगी। सॉरी, मैं समझी कि तुम कमरे में नहीं होगे। इसने बारी के वर्जिशी मजबूत जिस्म से नजरें हटाते हुए बारी शर्मिंदा शर्मिंदा से लहजे में कहा। इट्स ओके, हो जाता कभी कभी। वो इससे हाथ के से शर्ट लेते हुए नॉर्मल लहजे में बोला। मेहरू जल्दी से बाहर निकल गई और बारी क्लब जाने के मुस्कुराने लगे। वो दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी कि वो आप पहुंचा। क्या हो रहा है? वो कुर्सी पर इसके बिल्कुल सामने आकर बैठ गया। हमें लगता अगला सीन शुरू हो गया। काका हिली जा रहा। एक मिनट। नज़र कमज़ोर हो गई है क्या? मेहरू ने जली जली प्याज काटते हुए घूरा। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है मेरी नज़र। दिलों में झांकने की सलाहियत भी रखती है। वो जुमानी लहजे में बोला तो लम्हा भर को गड़बड़ा गई। अच्छा, तो फिर कभी मुहतरमा रुबीना के दिल में भी झांका? वो तंज़िया लहजे में कहती हुई खड़ी होगी। क्या मतलब? वो चौंका। भाई तुम्हारे बहुत आगे पीछे फिरती है। कल रात कैसे चिपकी हुई थी तुम्हारे साथ। वो प्याज की छिलके डस्टबिन में डालते हुए बोली। तुम्हें जलन हो रही है? ठीक। बारी मुस्कुराए। जलती है मेरी जुत्ती। वो बना के बोली। गुस्से में कटी हुई प्याज गरम गरम तेल में डाल दी। खालिस औरतों वाला, बल्कि खालिस बीवियों वाला फिक्र बोला तुमने। वो हंसी जबत करते हुए बोला तो मेहरू ने इसे घूरा। जब भी बोलोगे फजूल ही बोलोगे। इसने दूसरे चूल्हे पर रखे देगचे का ढक्कन ज़रा सा परे किया। क्या पका रही हो? बारी ने पूछा। खुद ही देख लो। वो ख़राब मूड में बोली तो बारी उठकर चूल्हों के पास आया और एक एक देगचे का ढक्कन उठा उठा कर देखने लगा। वाह, आज तो बहुत ज़बरदस्त डिशेस बनी है। कौरमा, शिमला मिर्च और कीमा, गाजर मटर और ये क्या बना रही हो? इसने इस देगचे की तरफ इशारा किया जिसमें मेहरू प्याज डाल रही थी। बैंगन। वो कहने के साथ साथ मसाला बनाने लगी। बैंगन की क्या ज़रूरत थी? वो बुरा सा मुँह बना के बोला। तुम्हारे लिए नहीं है। वो तनक कर बोली। वो तो मुझे मालूम है। बारी इत्मीनान से बोला। मसाला भूनने के बाद इसने कटे हुए बैंगन देगचे में डाले और ढक्कन ऊपर रखकर चूल्हा आहिस्ता कर दिया। दोबारा मेज़ की तरफ बढ़ी जहाँ सलाद की अशिया रखी थी। बाय द वे, तुमने ये सब काम अकेले किया? वो भी एक कुर्सी घसीट कर बैठ गया। नहीं, पड़ोसियों को बुलवाया था साथ में। वो संजीदगी से बोली, साथ ही सलाद भी बनाने लगी। बारी ने एक पूरी गाजर उठाई और आहिस्ता आहिस्ता चबाने लगा। आप शराफत से बाहर जाइए। सलाद आपके खाने के लिए नहीं है। मैंने उसे घूरा। तो फिर किसके खाने के लिए? वो इत्मीनान से पूछने लगता। रूबी के खाने के लिए। वो चबा चबा कर बोली। तो एक ही बात है ना। वो आम से लहजे में बोला और मेहरू ने गुस्से से घूरा। अच्छा अच्छा, यूँ तो ना देखो। इसने घबरा जाने की एक्टिंग की। तुम यहाँ क्यों आ गए? आज बड़े अब्बू को तुमसे कोई काम नहीं है? वो तंग आके बोली। मुझे दरअसल तुमसे बड़ी ज़रूरी बात करनी थी। वो एकदम संजीदा हो गया। क्या? इसके कान खड़े हो गए। रूबी के बारे में। क्या? मेहरू का सारा जिस्म कान बन गया। यार, मैंने कल इसे बड़े गौर से देखा। वाह, क्या चीज़ लग रही थी। सब लड़कियों से मुख्तलिफ, सबसे प्यारी। मैं सोच रहा हूँ यकीन मेरे लिए अपने दिल में कोई नरम गोशा रखती है, तो क्यों ना मैं इससे वो नहायत संजीदगी से कह रहा था। और मेहरू का दिल डूबने लगा। तुम वो एकदम चिल्ला पड़ी। देखो बारी, अगर तुमने रूबी या किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो मैं कत्ल कर दूंगी इसे भी और तुमको भी। मेहरू की आंखों से खून छलकने लगा। बारी एकटक इसका लाल भब्बू का चेहरा देख रहा था। आज से पहले वो इतना कभी नहीं खोली थी। इसने इतना वाज़ा इज़हार कभी नहीं किया था। मोहब्बत इंसान को इतना बेख्तियार भी कर सकती है। बारी एकदम खिलखिलाकर हंस पड़ा। तुम तो सीरियस ही होगी, मैं मजाक कर रहा था पागल। वो आहिस्ती से बोला और मेहरू की आंखें भर आईं। बारी दफ़ा हो जाए यहाँ से। इसने हाथ में पकड़े सलाद के पत्तों की गड्डी इसके मुंह पर मारी और तकरीबन भागती वहाँ से चली गई, जबकि बारी की होठों की मुस्कान लम्हा ब लम्हा गहरी होती जा रही थी। इसका मतलब है कि दोनों जानिब से आग बराबर लगी हुई है। वो सरशार सा सोच रहा था। जब जज्बे एक से हैं तो फिर कैसा खतरा। इसने गाजर का एक हिस्सा दांतों से कुतरा गुनगुनाता हुआ किचन से बाहर निकल गया। एडा भी बेखतर ना हो तू, खतरे पैदा हो जाते होंगे। वो मुस्तरिब से अपने कमरे में आ गई। हाय अल्लाह, वो क्या सोचता होगा? मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। पक्का बदमाश है। कैसा भोला मुंह बनाकर बात कर रहा था जैसे वाकई मुझे तंग कर रहा था और मैं सच समझ बैठी। क्या मुझको मालूम नहीं कि वो इस परकटी को बिल्कुल पसंद नहीं करता? हाय मेहरू, तो कितनी अहमक है। वो खुद को मलामत कर रही थी। मेहरू, तुम यहाँ बैठी हो, वहाँ अम्मी तुमको बुला रही है। सदफ़ी सीला में अंदर दाखिल हुई। हाँ आती हूँ। वो एकदम खड़ी होगी। इधर स्टोर में है वो, तुम चली जाओ। सदफ कहते हुए खुद बावर्ची खाने में घुस गई। वो स्टोर में पहुंची तो शहनाज और फरदौस अपने आगे बड़े बड़े टोकरे रखे बैठी थी, जिनमें फ्रूट और खुश्क मेवे के अलावा मिठाई थी। आपने बुलाया था? मुंतराते हुए गोभी। हाँ बेटा, देखो ये बाकी लड़कियों को तो अपने मुँह में फैशन और उपटन मेहंदी से फुर्सत ही नहीं है। कब से बुला रही हूँ एक एक को, मगर कोई कान ही नहीं धरा। तुम ऐसा करो, बारी के पास जाओ और इससे कहो कि फ़रोज़े का जो सेट वो हरी के पास से ले गया था वो ले आए फ़ौरन। मुझे रात को पहनना, कहीं भूल ही ना जाए। शहनाज बड़े मसरूफ़ से अंदाज में से मुखातिब थी। जी अच्छा। वो पलट आई कहने को इसने कहती है, मगर अब इसका सामना करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। नहीं, इस तरह तो नहीं चलेगा। कह दूँगी कि ऐसे मुँह से निकल गया गुस्से में।
इसने खुद को मुतमिन करना चाहा, फिर हिम्मत जमा करके बारी के कमरे की तरफ बढ़ गई। दरवाज़ा भिड़ा हुआ था, वो अंदर आ गई। बारी बेड पर बैठा था, इसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। वो किसी रिसाले की वर्करदानी कर रहा था। भाई बारी, ताइम्मी कह रही है कि, और आधी बात इसके मुंह में रह गई जब इस शख्स ने गर्दन घुमाकर देखा, मेहरू की तरफ देखा। जी मुझसे कुछ फरमाया आपने? वो शख्स बड़ी दिलचस्पी से इसकी शक्ल देखते हुए पूछ रहा था। जी जी जी, वो गड़बड़ा गया कि अजनबी बारी के कमरे में क्या करा। बारी नीचे गया। नौजवान ने बताया। वो बगैर कुछ बोले तेजी से कमरे से बाहर निकल गए। रास्ते में बारी से मतभेड़ हो गई। मेरे कमरे में गई थी? इसने मेहरू को कमरे से निकलते हुए देख लिया। हाँ, वो तय्यमी कह रही थी कि इनका फरोजे वाला सेट ज्वेलर से लिया। वो जल्दी से बोली। और सुनो, यूं मुँह उठाकर हर एक के कमरे में चली जाती हो। तुम्हें मेरा दोस्त बैठा नजर नहीं आया? वो नागवारी से पूछा था। मुझे इल्हाम नहीं होता कि कमरे में तुम्हारा दोस्त है, ना ही मुझे तुम्हारे दोस्तों के सामने जाने का कोई शौक है। वो गुस्से से बोली। पैर पटकती हुई आगे बढ़ गई। बारी अपने कमरे में आ गया। मुझे ज़्यादा देर तो नहीं हुई? बारी अंदर आते हुए पूछ रहा था। तो तू भी अपने कमरे 'च बिठा के गया, कोई कमरा दरवाज़ा बंद कर दे, तू भी दोस्त घर वाड़े होए दौर फिट्टे हार। मैंने क्यों लग रहा है कि दोस्त ने कोई चन चढ़ना या कुछ ना कुछ, क्या चक्कर है? कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन जिस मकसद के लिए गए थे इसका क्या हुआ? वो बारी के खाली हाथों की तरफ देखते हुए बेतकल्फ़ी से पूछने लगा। मकसद जल्दी पूरा होगा, खातर जमा रखो। बारी मुस्कुराते हुए सोफे पर बैठ गई। यार, ये लड़की जो अभी अभी आई थी, ये कौन थी? इसने बारी से पूछा तो वो चौंका। इसी वक्त दरवाज़ा खुला और होसना मुलाजमा चाय की ट्रे उठाए अंदर आ गई। इसने चाय बना के दोनों को दी और वापस चली गई। तुमने बताया नहीं? इसने अपना सवाल दोहराया। कज़न है, बारी ने नागवारी छुपाते हुए गर्म चाय का कप होंडा से लगा लिया। क्या मैं जान सकता हूँ कि सिर्फ कज़न है या? वो शौकी से पूछ रहा था। अभी तक तो सिर्फ कज़न है, मुस्तकबिल करीब में बहुत कुछ बनने वाली है। बारी ने बिस्किट्स की प्लेट इसकी तरफ बढ़ाई। ओह सॉरी यार, वो एक बिस्किट उठाते हुए शर्मिंदगी से बोला। सॉरी फॉर व्हाट? बारी ने कुछ ना समझते हुए इसे देखा। दरअसल तुम्हें तो पता है कि आजकल मैं अपना घर बसाने के चक्करों में इसी मकसद के लिए लड़कियां देख रहा हूँ, तो कोई अच्छी लड़की मिले तो मैं अपना भी घर बस जाए। तुम्हारी कज़न को देखा तो एक बार दिल में ख्याल पैदा हुआ कि यही वो लड़की है जो मेरा घर और दिल दोनों बात करने के काबिल है। बस इसी ख्याल के दिल में आने की माफ़ी मांग रहा हूँ। इसने बड़े सादा से अल्फाज में वजाहत की। इट्स ओके यार, इबाद, बारी हल्के फुल्के लहजे में बोला। वैसे अगर कहो तो मैं अम्मी से बात करूँ कि वो तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की का बंदोबस्त कर सकती हैं। वो शौकी से बोला। नेकी और पूछ पूछ, ये बात तो जैसे तैयार बैठा था। बारी हंस पड़ा। अच्छा यार, जल्दी जल्दी चाय पियो, मुझे जूलर के पास से आना है। बारी जल्दी जल्दी चाय का घूंट भर रहा था। क्या इस घर में किसी को तुम्हारा टिक कर बैठना पसंद नहीं है? जब देखो तुम तब साहब परेड करते नजर आते हैं। बारी चिढ़कर बोला। वो इसका बहुत पुराना दोस्त है, लिहाजा सब बातों से वाकिफ भी था। बारी मुस्कुराया। आज इन्हें मेहंदी से लेकर लड़कों की तरह यहाँ जाना था। सब लड़कियाँ और बस गाड़ियाँ और बसें जाने के लिए बिल्कुल तैयार कर दी थी। मेहमान ख़वातीन, लड़कियाँ, बच्चे बसों में लग चुके थे। शहनाज फरदौस शगुन की चीज़ें गाड़ी में रखवा रही थी। लड़के भी तैयार हो चुके थे और अब घर की लड़कियों का इंतजार कर रहे थे, जो असर से कमरे में घुसी हुई थी और निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। जबकि बड़ी अम्मी ने सैकड़ों पर हुस्न और खाला मीरन के जरिए पैगाम भिजवाया कि जल्दी तैयार हो जाए, लड़के वाले के घर जल्दी पहुँचना है। मगर इनकी तैयारी ख़त्म होने में नहीं आती थी। पहलू हमेशा की तरह सबसे पहले तैयार होकर बाहर निकले। जिस वक्त बाहर निकली तो बीजान, शहनाज, बड़ी अम्मी और दूसरी ख़वातीन वहाँ मौजूद थी और चंद मजदूर ख़वातीन से लैक में मसरूफ़ थी, वहीं आ गई। फिर दोस्त देखो तो पहरू कितनी प्यारी लग रही है, शहनाज ने बहन को टोका दिया। हाँ अपा, फिर दोस्त ने मोहब्बत से अपनी बेटी को देखा। सब्ज़ रंग के बेहद नाजुक और बारीक दुबकी के काम वाला लहंगा पहने हुए थी वो। बिल्कुल हल्का सा मेकअप के इसके तीखे नकूश को उभार रहा था। घुटनों को छूती हुई लंबी मोटी सी चुटिया में मोते के गजे अपनी बहार दिखा रहे थे। पैरों में तिल्ले वाले खुद से पहने वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाती हुई कोई दूर देश की शहजादी लग रही थी। वाह मेहरू, आज तो खूब गजब ढा रही हो, बिल्कुल मुगलिया दौर की शहजादी लग रही हो। सुनोबर चची ने इसकी तारीफ की तो वो छेप गई। ये बाकी लड़कियाँ भी तैयार हुई थी? बीजान ने पूछा। हो रही है, इसने जवाब दिया। अस्सलाम वालेकुम। तहमीना बेगम की आवाज़ पर सब इधर देखने लगे। वालेकुम अस्सलाम, सब खवातीन ने जवाब दिया। आओ तहमीना, कैसी हो? बीजान ने बैठने का इशारा किया। ठीक हूँ बीजान, आप सुनाए? वो साड़ी का पल्लू बड़े अंदाज से संभालते हुए कुर्सी पर दराज हो गया। अल्लाह का शुक्र है। अरे रूबी तुम बैठो ना, खड़ी क्यों बैठे? अब अच्छा, तमीना बीबी रूबी दी अम्मा। बीजान ने एक तरफ खड़ी रूबी से कहा तो बड़े अंदाज से माँ के साथ वाली कुर्सी पर विराजमान होगी। मैंने इसकी तरफ देखा। बगैर आस्तीनों के जदीद तर्ज का सिला व फिटेड लिबास पहने हुए, गले से दुपट्टा रिस्सी की तरह लटकाए, फुल डार्क मेकअप में वो बेहद मॉडर्न और हसीन लग रही थी। हसीन तो बिलाशुबा बेहद थी, इतनी कि मेहरू का सारा स्वरूप भी इसके सामने मध्यम पड़ जाता। मेहरू ने गैर इरादी तौर पर इसका मुआवजा अपने साथ किया। बिलाशुबा वो हर लिहाज से इससे बेहतर थी। सूरत में, तलीम में, दौलत में इसका स्टेटस बहुत ऊंचा था। खुद इत्मीदी की भी फरामानी थी। वो जो चाहती हासिल कर सकती थी, वो इसकी मामूज़ात थी। मगर फिर भी इन दोनों में किस कदर फ़र्क था। बकार नहीं आए थे मीना? शहनाज ने अपनी भाभी से पूछा। नहीं नहीं, ज़रूरी मीटिंग अटेंड करना थी, शायद बारात पर आ जाए। मेहरू जाओ बेटा, बहन को अंदर लड़कियों के पास ले जाओ, यहाँ बुढ़ा में तो बोर हो रही होगी। शहनाज इससे मुखातिब थी। चलो रूबी, इसने मेज़बानी का फ़र्ज़ निभाया था। ये अपनी ताई अम्मी का कहना टालना मुनासिब न समझा, जो ना चाहते हुए मुस्कुरा के बोली।
नहीं, मैं यही ठीक हूँ। इसने इनकार कर दिया। मेहरू ने भी दूसरी बार कहने की जहमत रखी। ओ फॉमी, अपिया लोग और कितना टाइम लेंगी? जफ़र भाई के घर वाले तो सूख चुके होंगे। बारी की बेजारी और झलाहट से भरी आवाज़ पर सबने मुड़कर देखा। सफ़ेद कलफ लगी शलवार कमीज़ और ब्लैक बास्केट में पेशावरी चप्पल पैरों में पहने वो बेहद जाज़िब नज़र और भरपूर लग रहा था। रूबी ने बड़ी गहरी नज़रों से उसे देखा। वो मेहरू के बिल्कुल साथ खड़ा था, शायद इसे ध्यान ही न रहा हो। क्या करूं बेटा, तो खुद जाके देख ले, बोल दे। मैं तो 20 चक्कर लगा चुकी हूँ। खाला मीरन जो बीजान के पास बैठी थी ने दहाई दी। मेहरू, तुम जाओ और इनसे कहो कि बस करे, वक्त निकला जा रहा और अंधेरा फैल गया। वक्त पर निकलेंगे तो वापसी भी अच्छे टाइम में हो जाएगी। ख्वामखा की देर ठीक नहीं। बड़ी अम्मी ने अपने मखसूस लहजे में कहा। जी बड़ी अम्मी, वो ताबेदारी से कहती हुई अंदर की तरफ बढ़ गई। मैं भी देखता हूँ अकेली से कहाँ काबू में आएगी ये सब। बारी भी इसके साथ हो लिया। आज किस पर बिजलियाँ गिराने का इरादा मोहतरमा? बारी ने अपने से एक कदम आगे चलती हुई मेहरू के कान में सरगोश की तो एकदम से चौंकी। मुझसे कुछ कहा आपने? वो अनजान बन के पूछने लगी। कहा जी, मुझे तो खुद कलामी की बीमारी है, वो मुंह बना के बोला। तो फिर इलाज कराइए ना इस बीमारी का, इसने छेड़ा। इलाज तो एक ही डॉक्टर के पास, अगर वो राजी हो जाए तो। बारी मानी खेज नजरों से देखने लगा। मेहरू ने गर्दन घुमा के इसे घूरा। यूं मत खुरा करो, किसी दिन मैं जान से चला जाऊंगा। वो बड़ी संजीदगी से बोला। अल्लाह ना करे। वो दहल गई। जो मुंह में आता है बोल देते, ना सोचते ना समझते हैं। मौसूफ, वो बिगड़ के बोली। आदत से मजबूर हूँ, वो बेचारगी से बोला। बदल लो अपनी आदत। वो जल के बोली। तुम मदद करोगी तो ज़रूर बदल लूँगा। बारी ने गहरी नज़रों से उसे देखा तो वो एकदम घबरा गई। वो बिना कुछ कहे तेज तेज कदम उठाती बड़े कमरे में घुस गई, जहाँ आजकल सब लड़कियों ने डेरा जमाया हुआ था। अंदर अजीब हबड़ तबड़ का आलम था। किसी का दुपट्टा नहीं मिल रहा था तो किसी के जूते, किसी की मैचिंग ज्वेलरी गायब थी तो किसी के बाल नहीं बन रहे थे। माशाल्लाह, लगता है जैसे सबकी सब हसीना आलम बनने के चक्कर में है। बारी की तंज की आवाज़ कमरे में गूंजी। तो तुम भी आ जाओ मैदान में, बच्चों ने दावत दी। अजीब अपना तोड़ी वाला माहौल बनाया है। साथ ही लिपस्टिक का आखिरी टच लबों को दिया। आपके मुकाबले में अपनी दाल कहाँ गलनेगी बच्चों, इसने आप भरी। तोबा, ये कमरा ही लंडा बाजार। इसने कमरे में बिखरे हुए सामान की तरह देखा और ऊंची आवाज़ में बड़बड़ाया। इसकी बड़बड़ाहट सुनी तो सबने, मगर कान फिलहाल किसी ने नहीं धरे कि इनकी मसरूफियत ही कुछ कदर थी। ट्राई करने में क्या हर्ज है, अपने ने मुखलसाना मशवरा दिया। चले गौर करूँगा, लेकिन फ़िलहाल तो ये बताएं कि क्या आप लोग कील कांटे से किधर गया लैस हो चुके? अगर हाँ तो फिर जल्दी कीजिए ताकि सफ़र खैर की रवानगी हो सके। अभी 5 मिनट और ठहरो। समीना आपा ने बालों से रोलर्स उतारते हुए कहा। बिल्कुल नहीं, मुझे पता है कि आप लोगों के 5 मिनट भी 5 घंटों के बराबर होते हैं। आप लोग बस फ़ौरन निकले, कोई अवार्ड नहीं देगा आपको। बाहर तमाम हजरात और ख़वातीन आप लोग के इंतज़ार में सूख रही हैं। इनकी दीद को तरस रही, आपकी दीद को तरस रही हैं सबकी आंखें। लिहाजा आप सब लोग बस ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 2 मिनट और ले सकते हैं, वरना हम लोग आपको छोड़ कर चले जाएंगे। फिर दूल्हा वालों के यहाँ जाने का इंतज़ाम खुद ही कर लीजिएगा। वो एक ही सांस में बोलता गया। लड़का या छलावा? अब क्या अपना पर्स उठाती हुई बोली। चलो भाई लड़कियों, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना इससे कुछ बैद नहीं कि वाकई छोड़ के चला भी जाए। अब ये ने सबको डरा दिया और इनकी इन धमकी का वाकई सब पर असर हुआ। भाई वो मेहंदी की थालियाँ ले आओ, मेहरू ने बुलंद आवाज़ में कहा। और वो माचिस रखी है या नहीं? अपिया ने पूछा। मेरे पास है माचिस। सदफ ने मुट्ठी में दबी माचिस दिखाई। सब लड़कियाँ जल्दी जल्दी गाड़ियों में भर्ती होने लगी। भाई ये मेहंदी मेहंदी से अगर मेरी गार गंदी हुई तो फ़ाइन कर दूंगा। इमरान को अपनी सुजुकी की बड़ी अजीज़ थी। इस साबनदानी का भी फ़ाइन लेंगे? सदफ सजाई अंदाज में जी। मेरी गाड़ी की तौहीन करती हो, चलो निकलो। इमरान ने इसकी चोटी पकड़कर खींची। हाय मेरी चोटी, इमरान छोड़ो, इसने बिलबिला के कहा। छोड़ो इमरान, क्या बचपन है, चलो बैठो अंदर। तहमीन आपा ने इसे डांटा तो सदफ को घूरता हुआ ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। मेहरू, मेरा गोल्ड का सेट अम्मी की अलमारी में रखा था ना? अबिया को कार में बैठते बैठते याद है। ओ मर गई अबिया, वो तो मेरे कमरे में रह गया, मैं भूल गई। अभी लॉक करके आती हूँ। वो अपनी पेशानी पर हाथ मारते हुए बोली, अंदर की तरफ तकरीबन भागती हुई चलेगी। अबिया ने सुबह से अपने सोने का भारी सेट अलमारी में रखने को दिया था, जो कि उसने अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया और बाद में उठाकर लॉकर में रख देगी, मगर फिर भूल गई। अब अबिया ने याद दिलाया तो उसे याद आ गई। ये कहाँ चल दी? बारी जो ज़रा दूर खड़ा अपनी कार का लॉक खोल रहा था, मेहरू को इस तरह बदहवासी में भागते देखकर इमरान से पूछने लगा, जो आप में से सारी बात बता दी। अच्छा अब तुम लोग सब तो मत रुको, ऐसा करो इमरान इत्तेज़ार रोहान, तुम लोग तो रवाना हो जाओ, मैं मेहरू को लेकर पीछे आता हूँ। हाँ ये ठीक है, इस तरह मज़ीद टाइम वेस्ट ना होगा। सब बसें और कारें तो पहले रवाना हो चुकी थी, सिर्फ इनकी गाड़ियाँ रह गई थी। अभी आप हमारे साथ आ जाइएगा, कार में बहुत गुंजाइश है। इसने बहन को रोक लिया तो इमरान की कार से उतरकर बारी की कार में बैठ गई। या अल्लाह, ये लड़की कहाँ रहेगी? बारी ज़रा देखना तो। अपिया ने गुड़िया को पीछे सीट पर बिठाते हुए घड़ी पर निगाह डाली। बारी तो जैसे इंतजार में था। जिस वक्त मेहरू कमरे में दाखिल हुए तो वो नहायत परेशानी के आलम में चीज़ों को उलट पलट रही थी। क्या हुआ, मिला? बारी इसके पास आ गया। नहीं, मैंने यहीं रखा था, जाने कहाँ चला गया। बारी प्लीज़ तुम भी देखो, अगर सेट ना मिला तो। वो हद से ज़्यादा परेशान थी, करीब था कि वो रो भी देती। कैसे हो सकता है, यही होना चाहिए। इसने ड्रेसिंग टेबल की सारी दराज़ें उलट पलट दी। मिल जाएगा, आराम से तलाश करो। बारी ने नरमी से कहा। बारी अगर सेट ना मिला तो अपिया का मुझ पर से एतमाद उठ जाएगा, वो जाने क्या समझेंगी। वो बेड पर बैठ गई और चेहरा हाथों में छुपा कर फूट फूट कर रोती। बारी परेशान से इसके करीब चला है
आया, लेकिन इससे पहले कि वो इसे तसल्ली देता सोनी अंदर चली है। अरे आप लोग गए नहीं और इसे क्या हुआ? मैं फिक्रमंदी से भाई से पूछने लगी, जो आप पारी ने से को सब कुछ बता रही। ओ हो, वो सेट, अरे वो तो मैंने उठाकर लॉकर में रख दिया था। सोनी ने पूरी बात सुनने के बाद इत्मीनान से कहा। क्या? मैनू ने एकदम सर उठाया। हाँ, मैंने सोचा था कि जाने किसका सेट है, शादी वाला घर है, कहीं आगे पीछे हो गया तो, बस यही ख्याल करके मैंने सेट अम्मी के लॉकर में रख दिया। ओह अल्लाह तेरा शुक्र, अगर सेट ना मिलता तो मैं मर ही जाती। इत्मीनान की एक लहर इसके रगों पे में दौड़ गई। पगली हो बिल्कुल, सोनी मुस्कुराई। अब जाओ या बाहर इंतजार करिए, पहले अपने आंसू तो साफ कर लो, वरना लोग समझेंगे मैंने मारा। बारी ने अपनी जेब से रुमाल निकाल के इसकी तरफ बढ़ाया। इसकी रोई रोई सी सूरत बारी को बेचैन करके थी। ये इतनी इतनी सी बातों पर क्यों रोती हो तुम? कार की तरफ बढ़ते हुए कह रहा था। इतनी सी बात थी बारी, अपिया ने मुझे अमानत दी थी, अगर खुदा ना ख्वास्ता वो सेट मेरी वजह से खो जाता तो कसूरवार मैं ही किरदानी चाहती। वो संजीदगी से बोली। कहाँ रह गए थे तुम दोनों? अपिया ने पिछली सीट पर बैठे बैठे खिड़की से सर निकाला। आपका सेट हिफाजत से रख रही थी मोहतरमा। वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। जिस वक्त इनकी कार ज़फ़रियाब खान के घर के सामने रुकी, इमरान वगैरह इन्हें बाहर खड़े नजर आ गए। कहाँ रह गए थे यार, हम इंतज़ार में सूख गए। इर्तिज़ा ने बारी को देखते कहा। इन खातून की वजह से देर हुई है, लेकिन ये तुम सब अभी तक बाहर क्यों खड़े हो? बारी ने ताज्जुब से बज्जो वगैरह की तरफ देखा। इसलिए कि हम सबको इकट्ठे ही अंदर जाना था, तुम लोगों का इंतजार करते। चलो लड़कियों, शम्मे रोशन करो, बज्जो ने कहा और सदफ ने एक एक थाली सब लड़कियों को पकड़ा दी। फिर मेहरू इन थालियों को शम्मे रोशन करने लगी। शम्मे रोशन करने के बाद इसने एक हाथ में अपनी थाली उठाई, दूसरे हाथ से दुपट्टा दुरुस्त करने लगी। बाड़ी ने बड़ा गौर से इसे देखा। मोमबत्ती की लरसती कामती रोशनी में इसका हुस्न बेहद ख्वाबेदार सा लग रहा था। पलकों के साथ थोड़ी कुछ छूरे थे। लाइट ब्राउन कलर की लिपस्टिक का शेड इस रोशनी में गहरा मालूम हो रहा था। वो सब आगे पीछे चलते हुए अंदर दाखिल हुए। जैसे इन लोगों ने दहलीज पार की, इन पर फूलों की बारिश होने लगी और अगले पल वो सब सर से पैर तक मूवी की फ्लैश लाइट्स में नहा गए। फ्लैश लाइट्स में मेहंदी के गीत गाती, हंसती मुस्कुराती वो सब अंदर चली गई। मेहरू सब लड़कियों में सबसे आखिर में थी। महफिल में रोशनी तो अब कूदी है, पहले तो सारे जैसे सारा जहां अंधेरे में गर्क था। कहाँ थी आप अब तक? इसने कान में किसी ने सरगोशी की। वो सर से पैर तक लरस गई। इसने अपने दाएं बाएं देखा, लेकिन सरगोशी करने वाला इसे नजर ना आया। अलबत्ता बारी इसके बिल्कुल पीछे खड़ा बड़ी बड़ी नज़रों से इसे घूर रहा था। क्या बारी ने? नहीं नहीं, बारी ऐसी ओछी हरकत नहीं कर सकता। ना ही वो आवाज़ बारी जैसी थी। कौन हो सकता है? वो परेशान से सोच रही थी। चलो अंदर, बारी इसके करीब आते हुए भोले से बोला, मगर सख्त लहजे में बोला। इसने बिना कुछ के कदम आगे बढ़ा दिए। वो अपिया वगैरह के साथ बैठकर गाने बजाने में लगी हुई थी, इस बात से बेखबर कि कोई मुसलसल इसे अपनी निगाहों के हसार में लिए हुए। यार आरिफ, ये जो सबस कपड़ों में शहजादी बैठी है ना, ज़रा इसका क्लोजअप लेना। फहद ने कैमरामैन से कहा, जो कि इसका दोस्त भी था, और इस पर बारी का चेहरा तप गया। जिस वक्त कैमरामैन महबूब का क्लोजअप लेने की कोशिश कर रहा था, इसी वक्त बारी ने आवाज़ देकर इसे बुला लिया। जी। वो लहंगा संभालती इसके पास चलिए। देखो तुम लोग लुड्डी वगैरह डालोगे? वो पूछ रहा था। हाँ क्यों? मेहरू ने हैरत से पूछा। तुम लुड्डी डालोगी और ना ही डांस करोगी, समझी? बारी का लहजा खुद ब खुद तहमकाना हो गया। मगर क्यों? मैंने इतनी अच्छी प्रैक्टिस की है। और वह एहतजाजन बोली। जो कहा है वो करो। बारी का लहजा एकदम सख्त हो गया। फिर वहाँ से चला गया। मेहरू हैरानगी से सोचती रहेगी कि इस बात का मतलब क्या हो सकता है, क्योंकि बारी कभी भी इस किस्म के ज़राना मामलात में टांग नहीं अड़ाता था। तो कोई वजह तो दादियों ने अड़ाई है ना बीबी, ना पाई लुड्डी। अब बहरहाल इसने कह दिया और इसे मानना भी था कि दिल के हाथों मजबूर थी। कोई और कज़न इसे ऐसा करने से मना करता तो वो कभी ना मानती, बल्कि ऐसे लहजे में दो चार सुना भी देती। मगर बारी के मामले में मजबूर थी। वो बेदिली से सदफ के पास जाकर बैठ गई। इसने कनखियों से बारी की तरफ देखा। वो शहनाज के पास खड़ा आहिस्ता आहिस्ता कुछ कह रहा था। इसने सर झटका और दोबारा गानों में लड़कियों का साथ देने लगी। मेहरू स्टिक्स रखी थी? सदफ ने इससे पूछा। बज्जो के पास थी, इसने जवाब दिया। तो सदफ ने बज्जो को पुकारा, जो जोरों शोर से टप्पे गाने में मसरूफ थी। बज्जो स्टिक्स किधर है? इधर रखिए मुमानी के पास। इन्होंने ताहिरा मुमानी की तरफ इशारा किया। मैं ले आती हूँ, लुड्डी शुरू कर देते हैं। गल्लो बोली। नहीं तुम रुको, मैं ले आती हूँ। मेहरू ने इसे रोकते हुए कहा। वहाँ से उठकर मुमानी ताहिरा की तरफ गई। आंटी जी स्टिक्स कहाँ है? वक्त पहुँचने पर करीब पहुँचने पर इसने पूछा। ये नहीं। इन्होंने सेट के नीचे से सीट के नीचे से शॉपर निकाल कर मेहरू को पकड़ा, जिस पर वो खुद बैठी थी। लुड्डी शुरू कर रही हो? इन्होंने पूछा। जी। इसने मुस्कुराकर सर हिलाया और अभी जाने के लिए पलटी थी कि एकदम इसका पैर पूरे का पूरा मुड़ गया। हाय मर गई। वो अपना पैर पकड़कर वहीं कुर्सी पर बैठ गई। क्या हुआ? ताहिरा मन ने परेशान होकर पूछा। हमें लग रहा है ड्रामा कर रही मेरू बीबी। पैर मुड़ गया। वो अपना पैर सहलाती हुई बोली। क्या हुआ मेहरू? फिर दोस्त और बड़ी अम्मी ने फिक्रमंदी से इसके पास आते हुए पूछा। पैर मुड़ गया। वो होंठ चबाते हुए बोली। अब यार सदफ भी इसके पास आ गई। ज़्यादा दर्द हो रहा है? शहनाज ने इसकी नम आंखें देखकर पूछा। इसे सर हिलाने पर इत्तफा किया। चलो यहाँ आराम से बैठ रहो, शायद दर्द को आराम आ जाए। सनोबर चची ने कहा। तो क्या तुम अब लुड्डी नहीं डालोगी? सदफ ने हसरत भरी नजरों से इसे देखा। वैसे यह चंगा बहाना सी, उस तो बाद नहीं तो उन्होंने घसीट ही रहना सी लुड्डी पाना से। जाहिर है इतना दर्द हो रहा है। इसकी आंखों से सचमुच आंसू बह निकले। तुम भी हद करती हो सदफ, इस बेचारे को तकलीफ हो रही है, तुमको लुड्डी की पड़ी है। अपिया से डांटा। क्या हुआ? खैरियत तो है ना? सोनी की सास हजूम के देख कर इधर आ गई। हाँ जी हाँ, खैरियत है, बस बच्ची के पाँव में ज़रा मोच आ गई है।
बड़ी अम्मी ने मुस्कुरा के कहा। अरे कहीं ज़्यादा तकलीफ तो नहीं है? सोनी की सास ने फिक्रमंदी से इसका पैर देखा जिसे वो हौले हौले दबा रही थी। नहीं नहीं, आप लोग प्लीज़ फिक्र ना करें, मैं ठीक हूँ, आप लोग अपना फंक्शन ख़राब मत करें, इसने जल्दी से कहा। अरे ऐसी भी क्या बात है बेटा, एक शख्स तकलीफ में और दूसरा खुशी मना रही है तो सख्त बदअखलाकी की बात है, सोनी की सास ने सिर्फ शफीक से लहजे में कहा और इनके खलूस पर शर्मिंदा सी होगी। हाय बारी, तुम्हारी खातिर झूठ पर झूठ बोलकर खुद ही शर्मसार होना पड़ रहा है, इसने सोचा। बहन आप फिक्र ना करें, इसका पाँव ठीक हो जाएगा, आप अपने मेहमानों को देखें। फिर दोस्त बोली, जी आंटी तकलीफ इतनी नहीं है, आप परेशान मत हो। मेहरू ने लहजे को नॉर्मल बनाया तो वो दूसरे मेहमानों की तरफ चली गई। मेहरू तुमको तकलीफ ज़्यादा हो रही है ना, तो इस तरह तुम्हारे बैठे रहना दोस्त नहीं, तकलीफ ज़्यादा पड़ सकती है, हमें तो जाने यहाँ कितनी देर लग जाए, तुम ऐसा करो घर चली जाओ, बारी से कह देती वो छोड़ आएगा तुमको। फिर दोस्त से बेटी की तकलीफ न देखी जा रही थी। नहीं अम्मी आप अब आप इसे क्या तकलीफ देंगी, वो जल्दी से बोली। इसका ख्याल था कि लुड्डी ना सही मगर बाकी फंक्शन तो अटेंड कर ही लेगी, चाहे कुर्सी पर बैठ कर नहीं। मगर फिर दोस्त की बात पर तो उसे अपनी प्लानिंग की उल्टी भी लगी। इससे अच्छा तो ये नाटक ही ना करती, साफ साफ इनकार कर देती कि नहीं करनी है मुझको लुड्डी शुड्डी। इसने सुलग कर सोचा, नहीं बेटे ऐसे भला क्या तकलीफ होगी, ठहरो मैं बुलवाती हूँ। शहनाज कहती हुई खड़ी हो गई, वो बेचारगी से इन्हें देखने लगी। चलना के बाद वो वापस आ गई। चलो मेहरू तुम्हें कार तक छोड़ो, शहनाज ने इसे बाजू से पकड़ते हुए कहा। वो बादले ना ख्वास्ता उठी और लंगड़ा लंगड़ा कर चलने लगी। अरे ये कहाँ चल दी, फाहद ने इसे जाते हुए देखा तो सोचा। शहनाज से लेकर बाहर आ गई जहाँ बारी पहले अपनी कार के पास खड़ा था। इसे देखकर इसने फ्रंट डोर खोल दिया। घर जाकर कोई पेन किलर ले लेना, बारी सोनी से कहना कि इसके पाँव में हल्दी गर्म करके बांध दे, हल्दी दर्द को खींच लेती है, जल्दी आराम आ जाएगा। वो दोनों को हदायत दे रही थी। मेहरू अंदर बैठ गई तो शहनाज ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अंदर की तरफ पलट गई। मौज कैसे आ गई, बारी ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा। वो चुप रही, शायद नाराज़गी का इजहार कर रही थी। कुछ पूछा है, बारी ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी। बस आ गई, तुमसे क्या, वो मुंह फुलाकर बोली तो बारी ने कनखियों से देखा। वो खपा खपा सी विंडो स्क्रीन से बाहर देख रही थी। नाराज़ हो, बड़ी अपनाइयत से पूछा। दूसरी तरफ हवस खामोशी थी। इसलिए कि तुम्हें लुड्डी डालने से रोका या इसलिए कि मेरी वजह से तुमको ये नाटक करना पड़ा, वो नॉर्मल से अंदाज में खपकी की वजह पूछ रहा था। मेहरू ने इस पर खासी हैरानगी से देखा। इसके ख्याल में तो इसने बहुत अच्छी एक्टिंग की थी, लेकिन इसकी अकाबी नजरों ने जानी, अगर एक्टिंग की भी थी तो तुम्हारी वजह से, इसने खफा खफा लहजे में जताया। अच्छा, वो अनजान बना पूछने लगा। अगर ये ड्रामा ना करती तो सब मुझे मजबूर करती, मैं इनकार करती, वो वजह पूछती। वो कहने लगी तो क्या, तो फिर क्या था, बता देती ना वजह, वो इसे छेड़ते हुए बोला। अच्छा तो अगर मुझसे ये पूछती कि बारी ने सिर्फ तुम्हें क्यों मना किया तो मैं क्या जवाब देती, इसने बारी को घूरा। वैसे तुमने मुझे मना क्यों किया था, इसे ध्यान आया तो पूछने लगी। बस ऐसे ही, मुझे पसंद नहीं कि तुम गैरों के सामने लचकती हुई लुड्डी शुड्डी डालो, वहाँ मर्द भी थे, वो संजीदगी से बोला। लेकिन सिर्फ मैं ही क्यों, और भी तो थे वहाँ, सदक भी तो थी, तुम शराफत से मुझे वजह बता दो, इसने इशारा किया। अगर सच उगलती तो मुझसे निगाहें ना मिला सकोगी, वो शौक लहजे में बोला। ऐसी क्या बात है बताओ मुझे, वो इसके सर होगी। बारी ने गाड़ी सुनसान सड़क पर एक तरफ रोक दिया, पूरे का पूरा इसकी तरफ मुड़ गया। वजह इतनी थी कि वहाँ एक फजूल सा लड़का था जो मुसलसल तुम्हारी तरफ देख रहा था और बस मुझे गुस्सा आ गया। अगर वो कुछ तिरौड़े से हरकत करता तो यकीनन मेरे हाथों से पिट जाता, इसने तस्वीर वाली बात कॉल करते हुए जवाब दिया। तुमको बुरा लगा था, क्यों, मेरे को जाने की बात बहुत अच्छी लगी, जानना चाहती हो, बारी ने इसकी आंखों में झांक और मेहरू की पलकें एकदम बोझल होकर इसके तपते हुए रुखसारों पर गिर गई। जाने इसकी आंखों में क्या है कि निगाह ही नहीं मिलाई जाती, इसने सोचा। हर बात जुबान से कहना ज़रूरी तो नहीं होती, कुछ बातें बिना कहीं भी समझ आनी चाहिए। बारी ने गहरी नज़रों से उसे देखा, फिर सीधा होकर कार स्टार्ट करने लगा। मेहरू का दिल ज़ोर ज़ोर से धक धक करने लगा। वो बहुत कुछ समझ गई थी, फिर पूरे रास्ते वो दोनों चुप रहे। मेहरू की तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि इससे कोई बात करती, दिल की धड़कन इतनी बेतरतीब हो रही थी। जबकि बारी ने इसके वजूद से उठती महक को अपनी सांसों में उतारता हुआ इसकी गुर्बत के लम्हात को खामोशी से महसूस करना चाहता था। कभी कभी ऐसा भी होता है कि खामोशी तन्हाई अल्फाज से ज़्यादा बास और सच्ची होती है। बारी ने इसे घर ड्रॉप किया और खुद वापस चला गया। मेहरू सीधी अपने कमरे में चली है। इसने देखा कि सोनी इसके बेड पर बेखबर सो रही है, इसके लबों पर मलकूती सी मुस्कुराहट तैरी थी, शायद कोई बड़ा अच्छा सा सपना देख रही थी। मेहरू ने प्यार भरी नज़रों से इसे देखा और कपड़े बदल कर इसके साथ ही लेट गई। मेहमानों की वजह से आजकल इसके कमरे में सोनी का डेरा जमा हुआ था। मेहरू ने पलकें मौंद ली और बारी के हसीन सपना में खो गई। सुबह जब वो बाहर निकली तो सभी इसकी खैरियत पूछ रहे थे। इसने सबको ये कहकर मुतमिन कर दिया कि रात को जो पेन किलर इसने ली थी इसकी वजह से दर्द में काफ़ी कमी हो गई है। वो किचन में खड़ी सबके लिए कहवा बना रही थी कि रूबी वहाँ पहुँच गई। अब क्या तबीयत कैसी है, वो नॉर्मल से लहजे में पूछ रही थी। ठीक हूँ, कहवा लोगी, मेहरू के लबों पर दोस्ताना मुस्कुराहट थी। बहुत साफ दिल की लड़की थी, झील के शफाफ बहते पानी की तरह। कभी किसी के खिलाफ दिल में कीना या बुग्ज ना रखती थी, ना ही किसी का बुरा सोचती थी। रूबी से भी तभी चिढ़ती थी जब वो इससे कोई उल्टी सीधी बात करती थी, वरना दूसरी सूरत में तो रूबी के लिए भी इसके दिल में किसी किस्म के मनफी जज्बात मौजूद होती। यही वजह थी कि जब रूबी ने इससे बात करते वक्त लहजे को नॉर्मल रखा तो इसके लबों पर भी खुद ब खुद दोस्ताना मुस्कुराहट नमूदार होगी।
हाँ दे दो, तुम कहवा अच्छा बना लेती हो। इस पर रूबी ज़रा सा मुस्कुराई तो उसने खासी हैरानगी से रूबी को देखा। इसका रवैया आज महरू को हैरत में डाल रहा था, वरना तो इसके मुंह से फूल पत्तियाँ निछावर होती थी। शोले उगलती जुबान जब अमृत बरसाने लगे तो हैरानगी एक फितरी अमल होता है। महरू ने एक कप में कहवा डाल के इसकी सिम पड़ा। थैंक्स। रूबी ने कप इसके हाथ से ले लिया। बारी तुम्हें डॉक्टर के पास तो ले गया होगा। कहवा का खून पड़ते हुए इसने बज़ाहिर बड़े आम से लहजे में पूछा। महरू ने चौंक कर इसकी शक्ल देखी। ये कहते रूबी भी ना। नहीं, इस वक्त डॉक्टर कहाँ मिलता, हम सीधे घर आए थे। महरू ने ट्रे में प्यालियाँ सजाते हुए नॉर्मल लहजे में जवाब दिया। मैं तो इसलिए पूछ रही थी कि बारी ने वापस आने में काफ़ी देर लगा रही थी। आम सी बात है, बिल्कुल इतनी दूर आने जाने में वक्त तो सर्व होता ही है। महरू कंधे अचका कर बेपरवाही से बोली। अच्छा महरू, ये ब्रेसलेट देखो। रूबी ने अचानक अपना दायां बाजू इसके सामने किया। महरू ने इसके सडोल कलाई में बड़ा ब्रेसलेट देखा। वाइट गोल्ड का बेहद नफीस और कीमती ब्रेसलेट था, जो कि रूबी की मरमरी कलाई में और भी हसीन लग रहा था। बहुत खूबसूरत है, कहाँ से लिया? इसने बेख्तियार पूछ लिया। लिया नहीं है, मिला एक गिफ्ट। रूबी मुस्कुरा के बोली। अच्छा, कौन है वो बाज़ोक शख्स? महरू ने इश्तियाक से पूछा। बारी। रूबी ने प्याली लबों से लगाते हुए इत्मीनान से कहा और महरू के पास से चम्मच फिसल कर ज़मीन पर गिर गया। बारी? इसने बेयकीनी से रूबी की शक्ल देखी, जो बेहद इत्मीनान से बैठी थी। चेहरे पर किसी किस्म के झूठ का शायबा तक न था। मेरी पिछली बर्थडे पर गिफ्ट किया था इसने। कह रहा था कि दुबई से लाया हूँ सिर्फ तुम्हारे लिए, वो बता रही थी। और महरू के कानों में साएँ साएँ होने लगी। इसे याद था कि बारी पिछले साल दुबई गया था किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में। फिर वहाँ से आने के बाद इसने वकार मामू के घर भी एक चक्कर लगाया था। तो क्या बारी वहाँ रूबी को बर्थडे गिफ्ट देने के लिए गया था? मगर क्यों? वो ऐसा नहीं कर सकता। ये रूबी की बच्ची झूठ बोलती है, बकती है। बारी से बिल्कुल पसंद नहीं करता, मेरा दिल कहता है कि वो मुझे चाहता है। इसने कल ही तो इशारों के नाई में अपनी पसंद का इजहार कर दिया। खामोशी तो खुद अपनी ज़ुबान होती है, मोहब्बत लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती। बारी ने खामोशी की ज़ुबान में अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। ये बकवास करती है। इसके दिमाग में चक्कर से चले थे। किस सोच में डूब गई? रूबी की आवाज़ पर वो होश की दुनिया में आ गई। तुम सच कह रही हो? मैंने टटोलती नज़रों से उसका चेहरा देखा। यकीन नहीं आ रहा ना? बारी से पूछ लो, आ रहा इधर ही। इसने खाली कप मेज़ पर रख दिया और खड़े होते हुए बारी की तरफ इशारा किया, जो कि बड़े अब्बू के कमरे की तरफ जा रहा था। रूबी बाहर निकल गई तो वो भी तेजी से बारी की तरफ भागी। एक मिनट रुको बारी। इसने बारी का रास्ता रोका। एक तो तुम हमेशा काली बिल्ली की तरह रास्ता काट लेती हो। क्या है? वो मुंह बनाते हुए बोला। बारी, मुझे तुमसे ये पूछना है कि लास्ट ईयर जब तुम दुबई गए थे तब रूबी के लिए कुछ लेकर आए थे? इसने खतरनाक हद तक संजीदा होते हुए पूछा। तुम क्यों पूछ रही हो? वो चौंका, फिर मुस्कुरा के पूछने लगा। बताओ ना। वो बेचारी से बोला। हाँ, तहमीना मुमानी की एक भाभी रहती है वहाँ। इनसे इत्तफाकन मुलाकात होगी। इन्होंने मुमानी रूबी के लिए कुछ गिफ्ट दिए थे, जो पाकिस्तान वापस आकर मैंने इन्हें दे दिए। कुछ देर सोचने के बाद इसने बताया। तुम अपनी तरफ से कुछ नहीं लाए थे, जैसे कोई ब्रेसलेट वगैरह? मैंने ने गौर से इसका चेहरा देखा। मेरे पास इतने फालतू पैसे नहीं है जो हरारे गहरे के लिए गिफ्ट्स लाता फिर। लेकिन ये तुम क्यों पूछ रही हो? बारी ने चिल्ला कर कहा। कुछ नहीं, बस ऐसे ही। महरू के सर से जैसे कोई चट्टान सी लगी, वो फूल की तरह हल्की होगी। पागल हो बिल्कुल। बारी ने इसके सर पर हल्की से चप्पत रसीद के आगे बढ़ गया। कितनी दोगली है रूबी, गलत बयानी करके मेरे दिल में पैदा करना चाहती थी। अच्छा हुआ कि मैंने बारी से पूछ लिया, वरना हम का बेचारे पर शक करती। तो तू शक कर दी तो मैं तेने चंडा करानिया सी। वो सोचती हुई किचन की तरफ चली गई। इसने तहैया कर लिया कि वो रूबी से पूछेगी ज़रूर कि इसने झूठ किस लिए बोला। और फिर मौका देखते इसने रूबी के कान खींचे। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, वो तुमसे सच बोल रहा था? इसके इस्तफसार पर रूबी ने तमस कर से कहा। बारी कभी झूठ नहीं बोलता रूबी, गलत बयानी तुमने किया। मुझे तुमसे ही उम्मीद नहीं थी कि तुम इस हद तक भी गिर सकती हो। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? वो वसीले लहजे में बोली। झूठ मैं नहीं बोली महरू, दरअसल तुम हो ही इतनी सादा कि हर एक की बात पर यकीन कर लेती हो। दरअसल बारी को मेरे दरमियान जो रिश्ता कायम हो चुका है, वो इसके बारे में फ़िलहाल किसी को बताना नहीं चाहता। रूबी हद संजीदा लग रही थी। तो लानती है, तो फिर मैं लगता रते एतबार कर लेना रूबी ते। रिश्ता? कैसा रिश्ता? इसका दिल जैसे बिल्लियाँ पसलियाँ तोड़ने को बेताब था। प्यार का रिश्ता। रूबी ने धमाका किया। प्यार? महरू के सर पर जैसे बम आके फट गया। मैं तुम्हें ये बात काफ़ी रोज़ पहले बता देती, मगर मौका नहीं मिला था। मैं ये महसूस कर रही थी कि तुम्हारा रुझान बारी की तरफ बहुत बढ़ रहा है, लेकिन मैं तुम्हें खबरदार कर दूँ कि बारी मुझसे हदों पे माँ कर चुका है। मैं सिर्फ इसके दिल में नहीं, इसके जिस्म की भी मालिक बन चुकी। गुर्बत की जिस कदर इंतहा के बारे में तुम सोच भी नहीं सकती, इस इंतहा से हम गुजर चुके हैं। अब तो दूरी की हर हद पार हो चुकी है। महरू, क्या अब भी बढ़ते हुए शख्स की तमन्ना करोगी? इतना साफ लहजा, इतना भयानक इंकशाफ, इतनी लड़सा देने वाली हकीकत। छन से इसके अंदर कुछ टूट सा गया, आंखों में मिर्च सी भर गई। लाख लानत तेरे, लाख लानत। हर चीज़ देख दे अभी पागलपन करना। बकवास करती हो तुम, झूठ है ये सब। वो चीख पड़ी। इतना बड़ा झूठ कौन लड़की बोल सकती है महरू? मैं इसकी तन्हाइयों के साथ ही हूँ। जब वो हफ्तों फार्म हाउस में रहता तब इसकी तन्हाइयाँ बांटने के लिए मैं होती हूँ। वो इनकारा लहजे में बोली। नहीं नहीं, प्लीज़ चुप हो जाओ। महरू ने तड़प कर कानों पर हाथ रख लिया। अब भी यकीन नहीं आता तो मैं तुम्हें अभी सच्चाई का एक नमूना पेश करती हूँ। बारी के सीने पर दाएं तरफ जख्म का तकरीबन 2 इंच लंबा निशान है। और अब भी मेरी बात पर शक हो तो किसी रोज़ फार्म हाउस आता ना चुपके से, वहाँ तुम्हें सब पता लग जाएगा। और मुस्कुराते हुए कह रही थी। महरू से मजीद कुछ ना सुना गया।
वो सीधी बाएं भाग में चली और बरगद के बूढ़े दरख्त के मोटे तने से टेक लगाकर सिसकने लगी। वो कभी भी रूबी की बातों का यकीन न करती, अगर इसको इतनी पोशीदा बातें न बताती। सिपारी के वजूद से कराहियत आने लगी। लाख लानत तेरे थे। शावर की दहलीज पर कदम रखते इसके दिल ने एक ही शख्स को तस्वीर सजाई थी। इसकी हर हर धड़कन पर एक ही नाम लिखा जा चुका था, बारी बारी बारी। इसका लंबा चौड़ा वजूद मेहरू को साहिबान की तरह लगता था। जब वो अपनी स्याह जुगनू सी आंखों से तकता तो इसके अंदर जल तरंग से बज उठते। जब इसका नाम लेता तो जैसे इटकिट कांसी की घंटियां सी बजने लगती। बीबी जो कमरे च बैठी सी ते बारी वो शर्टलेस ही बाहर आ गया सी। लानती है। वो धीरे से कहता तो इसे अपना आप मौत पर लगता। धीरे से मेहरू कहता तो इसे अपना आप मौत पर लगता। कल जब मेहंदी वाले घर में कोई लड़का इसे देख रहा था तो इसे कितना बुरा लग रहा था। इसे बारी का यूँ हक जताता, इसका डांटने वाला लहजा बहुत अच्छा लग रहा था। और जब वो इस पर रोब जमा रहा था तो कितना अपना अपना सा लग रहा था। फिर जब इसने धीमे लहजे में कहा कि हर बात जुबान से कहना ज़रूरी नहीं होती, कुछ बातें बिना कहे भी समझ आनी चाहिए, तो उसे लगा जैसे इसने ना कहते हुए भी सब कुछ कह दिया। वो अपने आप को कितना मौत पर समझने लगी थी। इसे यूँ लग रहा था जैसे इसके दामन में जहाँ भर की दौलत सिमट आई हो। ढके छुपे अल्फाज का इजहार भी से जैसे माला माल कर गया। दिल जैसे इतने मानियत के एहसास से लबरेज हो गया। मगर फिर भी अचानक क्या हुआ? रूबी ने कैसा भयानक इंकशाफ किया कि पल भर में जैसे सब कुछ मलया-मेट हो गया। सब ख्वाब राख बन गए। दिल एकदम सुकून की नेमत से महरूम हो गया। इसका दामन एकदम पल में खाली हो गया। वो इतनी अमीर थी, पल भर में रूबी के इंकशाफात ने इसे करीब कर दिया। इसके लहजे में इतनी सदाकत थी, इस कदर इत्मीनान मजबूती थी कि ना चाहते हुए भी इसे यकीन करना ही पड़ा। लाख लानत फिर देते थे। इस दिन जब वो अचानक इसके कमरे में दाखिल हुई और वो गैर कमीज़ के इसके सामने था, तब इसकी निगाह एक पल के लिए इसके कुशादा सीने पर पड़ी थी। गोरे गोरे सीने पर स्याह बालों के दरमियान सफ़ेद सा पुराने जख्म का निशान इसकी नज़रों से गुजरा था। तब इसने सोचा कि न जाने ये निशान इसके कैसे लगा होगा। ये भी तो हो सकता है कि जैसे इत्तेफाकन मेरी निगाह पड़ी, रूबी की भी पड़ी हो। पागल दिल अब बेतबारी की कोई किरण ढूंढ रहा था, जिस पर खुद से बढ़कर भरोसा किया था। इस पर बेतबारी करने का दिल ही न चाह रहा था। शक तो दिल में बैठ गया था, मगर वो चाहती थी कि जो रूबी ने कहा वह सब अपनी आंखों से देख ले, तब पूरी तरह यकीन करे। क्या पता जो कुछ कह रही है वो सच ना हो, महज हसद का नतीजा। ये भी तो हो सकता है कि वो बारी से इसे बदगुमान करने के लिए सब बकवास कर गई हो। हकीकत इससे अलग हो। दिल में उम्मीद की किरण चमकी। वो कुछ पर उम्मीद होगी। दिल डर भी रहा था कहीं रूबी की बात दुरुस्ती ना निकल आए, और दुआ गो भी थी कि इसका भरोसा न टूटे। बाकी शादी में वो बहुत उदास रही। रूबी ने इसे ज़हनी तौर पर बुरी तरह डिस्टर्ब कर दिया था। वो इंतज़ार में थी कि कब बारी फार्म हाउस जाता है। जी तो गाइस, यहाँ पर हमारी एपिसोड अपने अख्ताम को पहुँची। कैसा लगा आपको फर्स्ट पार्ट नॉवल का? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। अभी चेक करते हैं अगर किसी के कमेंट्स आए हैं 1 2 4 तो वो रीड कर लेते हैं। जी, कमेंट सेशन में पहला कमेंट नजमुन्निसा नाइस, हुदा शफीक नाइस नावल, तहदील ज़बरदस्त एंडिंग, लवली स्टोरी, फ़नी समी नावल बहुत मज़े का, बहुत बुराई का अंजाम बहुत बुरा ही होता है डियर। नो डाउट यार, जैसा बोगे वैसा काटोगे। अरीज शाह नावल्स अपू नेतर है। आहो आज तेरी उजादियाँ मिल गई, आज तू आज़ाद हो गई, नावल पूरा कंप्लीट हो गया अपना मरमे का एहसान, ते हुन तू इधर ही होना। अरीज शाह राइटर। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। नावल तो इंटरेस्टिंग लग रहा है। वाह, हीरो पुलिस वाला तो मेरा फेवरेट। आहो तेरा फेवरेट ही सी, पुलिस वाला सी। आई लाइक पुलिस वाले हीरोज़। मुझे लगता है जन्निका बेगम ने माजी में कोई कट्टा खोला, इसी ने कुछ किया होगा हमारे हीरो ने। हाँ, कट्टा तो उन्हें वाकई बड़ा खोलिया सी। चलो जी, आगे दुनिया की नालायक तीन लड़की मैट्रिक में कौन फेल होता, वो भी एक दफ़ा नहीं दो दो दफ़ा। और यार सानू तो भी नहीं पता कि तीजी बारी फेल हुई कि नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने दसिया नहीं कि तीजी बारी जर्निका बीबी ने पास किया मैट्रिक के नहीं किया। हाय रब्बा, लैला मजनू हीर रांझे की सपलियाँ पता है, अपनी सपलियों का अंदाज़ा नहीं। बस वो कहते हैं ना कि ना बुराइयाँ हमेशा दूसरे ही नज़र आंदियाँ, अपनियाँ नहीं नज़र आंदियाँ। मुझे कंदील कुछ गड़बड़ लग रही है। ये कोकब इससे कुछ पुट्ठा सीधा काम कराएगी। ये तो कमीनी है यार, लेकिन जर्निका क्या करने वाली है? मुझे लगता है इससे कोई गलती होगी। जर्निका ने बस अपना मुँह बंद रखना ते ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਚਵਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ, ਕੰਦੀਲ ਤੇ ਕੋਕਬ दोनों ही इदां ਦੀਆਂ ਸੀ, लेकिन बाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ अंजाम भी तो भुगतिया उन्होंने। हीरो कितना शरीफ है, कितना अच्छा है। ऐसे हीरो इसका कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है, ये तो है। बस वो कहते हैं ना, शराफत को दुनिया में आजकल ज़माना नहीं है। अच्छे लोगों को ना दुनिया सुकून से जीने नहीं देती। मैंने बोला था ना कंदील कोई चंद चढ़ाएगी, देख लिया, लगा दी ना इल्ज़ाम खोती औरत ने। यार अब इसका निकाह ही ना पढ़वा दे हमारे हीरो के साथ। मैं दूजी किस्त सुन लो, नहीं निकाह नहीं पढ़ाते, तो बेफिक्र है जाकर दूजी किस्त सुन किया। मैं भी लास्ट एपिसोड तेरे वाली पढ़नी आ, लेकिन बस ज़रा रिकॉर्डिंग एंड करके ना फिर पढ़ के फिर सोवांगी। तो हाँ जी गाइज़, यहाँ पे ये हाँ जी, तो जनाब इधर अपना नावल भी एंड हो गया, कमेंट सेशन भी एंड हो गया। तो अब मुझे अब इजाज़त है। इंशाल्लाह कल मिलेंगे नावल के सेकंड पार्ट के साथ। कैसा लगा आपको नावल न्यू वाला? अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और जिसकी फरमाइश में मैंने ये पढ़ा है, मुझे उम्मीद है उसको पता लग गया होगा। नहीं पता लगेगा तो जब इसकी सेकंड पार्ट में मतलब ये जो लास्ट पार्ट है, आई थिंक शाम में अपलोड होगा,
तो उसका जब मैं वो नाम बताऊंगी, रिवील करूंगी, तो तब आप अपनी राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, खुल के बताइएगा, मुझे याद भी करा दीजिएगा कि किसकी फरमाइश पे मैंने पढ़ा। तो अभी मुझे इजाज़त है, मैं चलती हूँ। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।